अध्याय 491 व्यवस्था और कानून का दिव्य सिंहासन भाग 1। ठीक इसी समय उस लंबे शूरवीर पर अचानक एक विचित्र सुनहरी रोशनी चमक उठी। उसकी सौम्य उपस्थिति की भावना से प्रभावित होकर लॉन्ग हाओ चेन दूसरे शूरवीर से निकलने वाली शक्ति के विस्फोट का विरोध करने में असमर्थ था। इस विस्फोट ने सीधे तौर पर आसपास की सभी आध्यात्मिक ऊर्जा को गायब कर दिया, जिसमें क्रॉस स्ट्राइक भी शामिल थी जो इसकी तैयारी के बीच में थी। तुरंत लॉन्ग हाओ चेन को एक गहरी नीली रोशनी महसूस हुई। टकराना। एक विशाल विस्फोट के बीच पूरा रेजिस्टिंग ड्रैगन माउंटेन पास कांप उठा और उपस्थित सभी लोग उसकी दिशा में देखने लगे। ये भयानक विस्फोट एक गहरे नीले प्रकाश के निकलने से पहले हुआ था, जो आकाश की ओर उछला। सभी दर्शकों की दृष्टि में आध्यात्मिक ऊर्जा का उतार चढ़ाव भर गया। तुरंत आकाश में एक विशाल सुनहरी नीली आग भड़क उठी, जिसने उस गहरे नीले प्रकाश को टुकड़े टुकड़े कर दिया। वह सुनहरी नीली चमक हवा में तैरती रही, जिसने तुरंत हवा को प्रकाश के घने सार से भर दिया। इस सुनहरी नीली चमक को देखकर रेजिस्टिंग ड्रैगन माउंटेन पास के सभी योद्धा उत्साह से झूम उठे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह नीली सुनहरी चमक एक विशाल सिंहासन से निकल रही थी। सिंहासन 30 मीटर से अधिक ऊंचा, सुनहरे रंग का और अनगिनत शानदार नीलमणि से जड़ा हुआ था। इन नीलमणियों में से कुछ गहरे, कुछ उथले, कुछ पारदर्शी और कुछ गहरे रंग के थे, लेकिन वे सभी बिना किसी अपवाद के व्यवस्था और अनुशासन की आभा बिखेरते दिखे। इस सिंहासन के शीर्ष पर एक नीले चौथाई चंद्रमा का आकार देखा जा सकता था और नीले चमक के घेरे इससे ऊपर तक फैले हुए थे। उनसे प्रसारित आध्यात्मिक ऊर्जा का उतार चढ़ाव दर्शकों को उनके सामने झुकने के लिए प्रेरित करता प्रतीत होता था। हाँ, वह आदेश और कानून का दिव्य सिंहासन था, नाइट टेम्पल के हाथों में 6 दिव्य सिंहासनों में से एक। प्रशिक्षण स्टेडियम और नाइट टेम्पल के शीर्ष के आसपास का क्षेत्र खंडहर में बदल गया, लेकिन हवा में धुआं या भाप का कोई निशान नहीं उठा। क्षेत्र को केवल टुकड़े टुकड़े कर दिया गया था। लंबा शूरवीर पहले की तरह उसी क्षेत्र में खड़ा था। उसके चेहरे पर नकाब पहले से ही टूटा हुआ था। दृढ़ भाव दिखाते हुए उसका माथा छोटे छोटे घावों से भरा हुआ था। ध्यान से ध्यान दिए बिना किसी का ध्यान नहीं जाएगा, लेकिन ये घाव धीरे धीरे ठीक हो रहे थे। यह उच्च शूरवीर कोई और नहीं बल्कि आदेश और कानून के दिव्य शूरवीर, नियंत्रण और संयम के दिव्य शूरवीर लॉन्ग त्यानेंग थे। उस समय उसकी आंखें खंडहरों के बीच में नारंगी चमक पर टिकी थी, जबकि उसके मुंह के कोने हिल रहे थे। तेज रोशनी की चमक के साथ यांग हाओहान लॉन्ग त्यानेंग के पास दिखाई दिया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वह ओल्ड लॉन्ग कैसा था? लॉन्ग त्यानेंग ने असंतुष्ट होकर जवाब दिया, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल नहीं देखते हैं। आप इस मामले में क्या कह रहे हैं? यांग हाओहान ने जवाब दिया, इस जूनियर के पास वास्तव में महाकाव्य स्तर के 3 उपकरण हैं। मेरे पास कहने के लिए क्या है? फिर भी ये सौभाग्य की बात है कि वह आपके विरुद्ध विजयी नहीं हुआ। जल्दी से चले जाओ, नहीं तो मैं उसे और बेवकूफ नहीं बना पाऊंगा। लॉन्ग त्यानेंग ने अपना सिर हिलाया। मैं आदेश और कानून का दिव्य शूरवीर हूं। मुझे मत बताएं कि आप चाहते हैं कि मेरे रैंक का कोई व्यक्ति धोखाधड़ी का अभ्यास करे। हम निर्णय ले सकते थे इसके बजाय उसका तरीका, लेकिन जरूरी नहीं कि यह उसके लिए अच्छी बात हो। कड़ाई से बोलते हुए, वह पहले से ही एक महाकाव्य स्तर के गोल्ड एसेंस पिघला हुआ कवच पहनने के लिए योग्य है। यदि यह इस तथ्य के लिए नहीं था कि मैंने इसे हवा में उपयोग करने के लिए दिव्य सिंहासन की ताकत उधार ली थी, तो मुझे डर है कि हमारे नाइट मंदिर का कम से कम आधा हिस्सा नष्ट हो गया होता। लेकिन फिर भी उसकी तलवार का इरादा मेरी सुरक्षा को भेद कर मुझे घायल करने में कामयाब रहा। यदि मेरे स्थान पर गोल्ड एसेंस फाउंडेशन नाइट होता तो परिणाम संभवतः दोनों पक्षों का होता। यांग हाओहान ने नीचे देखा। क्या आप कह रहे हैं कि हमें इस पर विचार करना चाहिए कि क्या हुआ? लॉन्ग त्यानेंग ने स्वीकार करने के बजाय सिर हिलाया। अपनी ताकत के माध्यम से वह आगे बढ़ी। उस समय प्रतिष्ठित दिव्य शूरवीर का चेहरा मुस्कुराता हुआ था। ओल्ड यांग, मुझे बताओ, क्या हमारा लंबा परिवार 3 दिव्य शूरवीरों के साथ एक नया ऐतिहासिक रिकॉर्ड स्थापित नहीं कर रहा है? यांग हाओहान ने अपनी आंखें घुमाई। या तुम मुझे जानबूझकर उकसा रहे हो? इसके अलावा ये बच्चा अभी तक दिव्य शूरवीर नहीं है। लॉन्ग त्यानेंग ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, ये सिर्फ समय की बात नहीं है। पॉप दूरी में प्रकाश की नारंगी चमक कम हो गई और उसी समय लॉन्ग हाओचेन दिखाई दिया, जो गंदगी में ढका हुआ था। विनाशकारी संघर्ष के परिणाम ने खंडहरों को जन्म दिया, लेकिन सन मून डिवाइन स्नेल शील्ड की महान सुरक्षा लगभग पूरी तरह से इसकी रक्षा करने के लिए पर्याप्त थी। हालांकि अवरोही ईश्वर तकनीक का उपयोग करने के बाद हुई कमजोर स्थिति के कारण वह अब बहुत दर्द में था और थोड़ा सा भी बल लगाने में असमर्थ था।
प्रकाश का एक नर्म सुनहरा स्तंभ कहीं से प्रकट हुआ जो लॉन्ग हाओचेन के शरीर पर उतर रहा था। बीच में 6 सुनहरी देवदूत धीरे धीरे नीचे उतरे, उसके शरीर के चारों ओर इकट्ठा हुए। तुरंत लॉन्ग हाओचेन आध्यात्मिक ऊर्जा के गर्म प्रवाह से शुद्ध हो गया। चाहे वह उनके शरीर की थकावट हो या उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा की शून्यता, दोनों समस्याएं भयानक गति से गायब हो गईं। आलिंगन ऑफ एंजल्स 9वें चरण के गार्जियन नाइट कौशल में उच्च उपचार और पुनर्प्राप्ति कौशल था। भले ही किसी के पास केवल हड्डियां ही बची हों, जब तक सांस बाकी है, ये क्षमता किसी के जीवन को सुरक्षित रख सकती है। इसमें लॉन्ग हाओचेन का जिक्र नहीं था जो केवल थकावट की स्थिति में था। सुनहरी नीली चमक पूरे आकाश में फैल गई, फिर लॉन्ग तियानिन के शरीर में विलीन हो गई। यदि लॉन्ग हाओचेन अभी यांग हाओहान के बगल में खड़े इस बूढ़े व्यक्ति की पहचान बताने में असमर्थ होते, तो वह शूरवीर बनने के लिए उपयुक्त नहीं होते। जमीन पर घुटने टेककर लॉन्ग हाओचेन ने वरिष्ठ डिवाइन नाइट का अभिवादन किया। असंतुष्ट लॉन्ग तियानिन ने उत्तर दिया, दोनों घुटनों के बल बैठ जाएं और फिर अपने सिर को कुछ बार जमीन पर मारें। अरे! लॉन्ग हाओचेन चकित रह गया। लॉन्ग तियानिन और यांग हाओहान पहले से ही उसके ठीक सामने थे। लॉन्ग तियानिन ने दिखावटी गुस्सा दिखाया, क्या आप अस्वस्थ हैं? छोटे बच्चे, मैं तुम्हारा दादा हूं। इस बूढ़े आदमी के बिना क्या उसका जन्म होता? दादा! लॉन्ग हाओचेन चकित दिखे। उनके मन में मूल रूप से कुछ सवाल थे कि क्यों गोल्ड मोल्टेन आर्मर के लिए उनके परीक्षण का लक्ष्य एक दिव्य शूरवीर होगा जो नाइट टेम्पल के 3 शक्तिशाली अस्तित्वों में से एक है। लेकिन अब ये बूढ़ा दिव्य शूरवीर उसे बता रहा था कि वह उसका दादा है। इससे लॉन्ग हाओचेन को एक पल के लिए वास्तव में उलझन महसूस हुई। लॉन्ग तियानिन के चेहरे पर गहरा भाव था। अपने चेहरे पर उन्होंने लॉन्ग हाओचेन पर घुटने टेकने के लिए दबाव डालना जारी नहीं रखा। अपने दोनों हाथों से इसका समर्थन करते हुए वह स्वयं हंसे और बोले, हाँ, और मैं इस दुनिया का सबसे गहरा जिम्मेदार दादा हूं। ऐसा लग रहा था कि वह भ्रमित हो गया है। लॉन्ग हाओचेन ने पास के यांग हाओहान की ओर देखा। यांग हाओहान ने सिर हिलाया, सचमुच यह आपके दादा लॉन्ग तियानिन हैं, जो हमारे नाइट टेम्पल के गोल्ड डिवाइन नाइट हैं। आपके परिवार के कुछ नियम हैं जो कहते हैं कि वंशजों को अपनी क्षमता पर भरोसा करना होगा। आपके साथ आपके पिता का भी यही हाल था, और ऐसा लगता है कि आपके लंबे परिवार में वास्तव में 3 दिव्य शूरवीर होने वाले हैं। दादा! लॉन्ग हाओचेन एक अजीब मूड में था, क्योंकि लॉन्ग तियानिन पर उसकी निगाहें गर्मजोशी से बढ़ गई थीं। किसी कारणवश उसे अपनी नाक में चुभन महसूस हुई। तो वास्तव में उसका एक और रिश्तेदार था, न केवल उसके पिता बल्कि एक दादा भी। दादा! लॉन्ग हाओचेन जमीन पर घुटने टेकने से पहले थोड़ा पीछे हट गए। सम्मान के कारण उन्होंने 3 बार अपना सिर जमीन पर मारा। लॉन्ग तियानिन की नज़र जटिल थी, क्योंकि उसने एक बार फिर लॉन्ग हाओचेन का समर्थन करने के लिए अपनी बांह का इस्तेमाल किया। अगर केवल राक्षसों का अस्तित्व नहीं होता, उनके बिना ये बूढ़ा व्यक्ति उन राक्षसी पारिवारिक नियमों को खत्म कर देता। तो क्या हुआ अगर हम अपने लंबे परिवार के वंशजों को थोड़ा सा प्यार दें? लेकिन इसे अभी खत्म नहीं किया जा सकता। प्रतिभाएं जिम्मेदारी और कर्तव्य के साथ आती हैं। बच्चे, अपना सम्मान वापस ले लो। आपके दादाजी उन्हें शायद ही स्वीकार कर सकें। मैंने तुम्हें कभी कुछ नहीं दिया, और यह अयोग्य दादा भी तुम्हारे भविष्य के पथ पर तुम्हारी सहायता के लिए कुछ नहीं कर सकते। लॉन्ग हाओचेन ने अपना सिर नीचे कर लिया और चुप रहे। जैसा कि कहा गया है, खून पानी से अधिक गाढ़ा होता है। यही कारण था कि वह नग तियानिन के सामने घुटनों के बल बैठ गया। लेकिन क्या वह सचमुच कह सकता है कि उसे कोई शिकायत नहीं थी? उसके पिता के मिलने से पहले उसका और उसकी मां का जीवन किस प्रकार का था? आपके दर्द का क्या हुआ? अब भी उन्होंने जो भी कौशल हासिल किया वह अपने ही बल से प्राप्त किया। दादाजी, ये शब्द उसके लिए बिल्कुल अनजान था। कोई नफरत नहीं थी, लेकिन इसी तरह वह ये नहीं कह सकती थी कि उसके मन में उसके लिए पारिवारिक प्यार था। यांग हाओहान ने लॉन्ग तियानिन के कंधे पर अपना हाथ रखा और उस पर सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, चलो इस मामले को एक तरफ रख दें। हाओचेन, आपके दादाजी ने आपकी ताकत का परीक्षण करने के लिए आपके परीक्षण प्रतिद्वंद्वी के रूप में काम किया। कुछ चर्चा के बाद हम इस बात पर सहमत हुए कि आपने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। लॉन्ग हाओचेन आश्चर्यचकित रह गया और उसने अचानक अपना सिर उठाया, लेकिन मैं हार गया। यांग हाओहान ने हल्की सी हंसी उड़ाई, क्या एक दिव्य शूरवीर के सामने हारना शर्मनाक बात है? आपका प्रदर्शन पहले से ही जबरदस्त था। अब से आप एक गोल्ड एसेंस फाउंडेशन नाइट होंगे। नाइट्स के पवित्र पर्वत में एक नए माउंट की खोज करने के बाद आप 10 मिलियन योगदान अंक एकत्र करने के लिए अपनी खोज शुरू कर सकते हैं। हाँ,
लॉन्ग हाओ चेन आश्चर्यचकित दिखे और प्रतिक्रिया में अपनी मुद्रा सीधी कर ली। यांग हाओहान ने दृढ़तापूर्वक जारी रखा, हालांकि मुझे आपके पालन के लिए कुछ बुनियादी नियम बनाने होंगे। आप पहले ही कई बार राक्षसों के खिलाफ लड़ चुके हैं, इसलिए ऐसे कई राक्षस पावरहाउस होने चाहिए जो आपकी युद्ध शैली से परिचित हों और आपकी कुछ क्षमताओं के बारे में ज्ञान उनके रैंकों के बीच फैलाया जाना चाहिए। इसलिए आपको अपनी पहचान छुपाने की पूरी कोशिश करनी होगी। सबसे पहले, आप लापरवाही से अपनी दोहरी तलवारबाजी का उपयोग नहीं कर सकते हैं, और यही बात आपके आध्यात्मिक स्टोव पर भी लागू होती है। ये दो विशेषताएं बहुत उत्कृष्ट हैं। साथ ही आपको किसी भी समय युद्ध के मैदान में अपना चेहरा छिपाकर पूरी तरह से सशस्त्र रहना होगा। इसी तरह अपनी व्यक्तिगत क्षमताओं का उपयोग करने से बचे जो दुश्मनों को ज्ञात हैं, समझे। लॉन्ग हाओचेन ने तुरंत सिर हिलाया। यांग हाओहान ने कहा, आपको ये जानना होगा कि यदि आपकी पहचान लीक होती है तो संभवतः दानव देवता सम्राट, चंद्रमा दानव देवता और तारा दानव देवता प्रतिक्रिया देंगे। उसी समय हमारे शूरवीर मंदिर पर एक विपत्ति आनी तय है। यदि आप चाहते हैं कि वह दिन आए जब आप अपने साथियों के साथ फिर से मिल सकें, तो आपको अधिक सावधानी से आगे बढ़ना होगा। जी श्रीमान, लॉन्ग हाओचेन ने औपचारिक रूप से उत्तर दिया। यांग हाओहान ने उत्तर दिया, ठीक है, जाओ थोड़ा आराम करो। अब से आप 12वें प्योर गोल्ड फाउंडेशन नाइट होंगे। नाइट टेम्पल में हमारे केवल 12 प्योर गोल्ड कास्ट कवच महाकाव्य स्तर पर हैं। अपने युद्ध कवच लेने के लिए कल सुबह मुझसे मिले और फिर मैं शूरवीरों के पवित्र पर्वत पर आपके प्रस्थान की व्यवस्था करूंगा। जाओ। अध्याय 492 व्यवस्था और कानून का दिव्य सिंहासन भाग 2। जैसे ही लॉन्ग हाओचेन ने बर्बाद परिवेश का सर्वेक्षण किया, यांग हाओहान ने एक असहाय आह भरी, मैं लोगों को सब कुछ वापस व्यवस्थित करने के लिए तैयार करूंगा। दादाजी यांग, अलविदा। दादाजी, अलविदा। लॉन्ग हाओचेन ने मुड़ने और जाने से पहले शूरवीर सलामी दी। उसके अस्थिर कदमों को देखकर लॉन्ग तियानिंग ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं, उसकी सांसें स्पष्ट रूप से बाधित हो गईं। पुराने साथी, तुम्हें इसे कुछ समय देना होगा। उसके लिए इसे शांति से स्वीकार करना काफी कठिन है, यांग हाओहान ने अफसोस के साथ कहा। लॉन्ग तियानिंग ने आह भरी, आप समझे नहीं। वह बिल्कुल अपने पिता की तरह हैं। आप किसी मुद्दे पर जितना अधिक समय तक चुप रहेंगे, आप उतने ही अधिक चिंतित होंगे। ये पोता काफी सख्त है। लॉन्ग हाओचेन के अपने कमरे में लौटने के बाद वह तुरंत ध्यान की स्थिति में आ गए। इस दुनिया में अपने दादाजी के अस्तित्व के बारे में जानने के बाद वह जितना लग रहा था उससे कहीं अधिक भावनात्मक रूप से प्रभावित हुए। ध्यान का ये लंबा समय उन्हें अपने हृदय को शुद्ध रखने के महत्व का एहसास कराने आया। इसलिए प्रकाश सार के बपतिस्मा के माध्यम से शांति और स्थिरता की स्थिति में लौटने के लिए उन्हें साधना से गुजरना पड़ा। बहुत जल्दी वो प्रकाश के सागर में नहा गया, क्योंकि उसने पिछली लड़ाई के अनुभव और अपनी कमियों को संसाधित किया। ये पहली बार था जब उसे सीधे युद्ध में 9वें चरण के पावरहाउस का सामना करना पड़ा था। हालांकि लॉन्ग तियानिंग ने शुरू से अंत तक अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन इस लड़ाई ने लॉन्ग हाओचेन को बहुत प्रभावित किया। धीरे धीरे लॉन्ग हाओचेन के माथे, छाती, पेट और ऊपरी शरीर पर 5 गोल रोशनियां चमकने लगीं। लगातार शूरवीर कौशल का अध्ययन करने की प्रक्रिया के माध्यम से वह अंततः 8वें चरण की बाधा को पार कर गया। 7वें चरण से 8वें चरण तक व्यक्ति को अंततः आध्यात्मिक ऊर्जा को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रसारित करने और उपयोग करने की आवश्यकता होगी, और प्राप्त प्रत्येक आध्यात्मिक गुहा का अर्थ ये होगा कि वे आध्यात्मिक ऊर्जा की 10,000 से अधिक इकाइयों को संभालने में सक्षम होंगे। हालांकि और भी अधिक स्पिरिट कैविटीज प्राप्त करना इतना आसान काम नहीं है। प्रत्येक उद्घाटन के लिए अवसर, समझ, स्वयं के शरीर की समझ और एक महान भाग्य कारक की आवश्यकता होती है। इसलिए सड़कया 8वें चरण से 9वें चरण तक निरंतर टूटने की प्रक्रिया के रूप में वर्णित किया जा सकता है। इसीलिए 8वें चरण की शक्तियों की संख्या 9वें चरण की शक्तियों की संख्या से अधिक है, और 9वीं गुहा का उत्पादन करने के लिए अंतिम ब्रेक बनाना अकल्पनीय रूप से कठिन है। ये पहलू भी 8वें चरण से 9वें चरण तक के ब्रेक को सबसे कठिन बनाता है। इसलिए शूरवीरों सहित 8वें चरण के शिखर पर अधिकांश शक्तियां 8वें चरण के शिखर पर रुक जाएंगी और 100,000 इकाई की सीमा को पार नहीं करेगी। केवल जब कोई 90,000 इकाइयों को तोड़ने के बाद इस 10वीं आत्मा गुहा को प्राप्त करने का प्रबंधन करता है, तो वह 9वें चरण को तोड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित होगा। अपनी उच्च समझ के माध्यम से लॉन्ग हाओचेन अंततः अपनी सफलता हासिल करने में कामयाब रहे, और जब उन्होंने एक बार फिर से एक झटके में 2 आध्यात्मिक गुहाओं का निर्माण किया, तो उनके टूटने के साथ साथ उनकी साधना की गति काफी बढ़ गई,
जिससे उनकी समझ और भी गहरी हो गई। उनके शुद्ध आंतरिक स्वर ने उन्हें अपने चारों ओर प्रकाश के सार पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने की अनुमति दी। इस बार यह पाया गया कि जैसे जैसे उसकी आध्यात्मिक गुहाओं की संख्या बढ़ती गई, वे उसके शरीर के भीतर और ऊपर उठती हुई प्रतीत हुई। छाती, माथा और पेट, ये 3 केंद्रीय गुहाएं वे 3 स्थितियां हैं जिनका उपयोग किसी भी मानव बिजलीगर ने खेती की नींव के रूप में किया है। जबकि अन्य आध्यात्मिक गुहाओं के लिए, हालांकि वे रक्त वाहिकाओं के बीच लिंक बिंदु के रूप में कार्य करते हैं, 7वें चरण से 8वें चरण को तोड़ने के बाद ही इसका प्रभाव बाद में खेती पर बहुत अधिक प्रभाव डालता है। किसी भी अन्य से अधिक सबसे महत्वपूर्ण कदम इस नींव का निर्माण और उसके बाद इसका विकास कहा जा सकता है। केवल तभी मृत्यु का सामना किए बिना अधिक आध्यात्मिक गुहाओं का पोषण किया जा सकता है। लॉन्ग हाओचेन इन आवश्यक अवधारणाओं को समझने के लिए राजमार्ग पर थे। रीढ़ और भौहें सिर से जुड़ी हैं और पेट धड़ से जुड़े हुए हैं। निम्नलिखित वे होंगे जो चरम सीमाओं से जुड़े होंगे। शरीर के मुख्य भागों को सिर, धड़ और हाथ पैरों के रूप में संक्षेपित किया जा सकता है। इसलिए लॉन्ग हाओचेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी नई आत्मा गुहाओं को अपने कंधों पर स्थिर करने का विकल्प चुना और अंततः सफल रहे। मानो अपने निर्णय की सटीकता का परीक्षण कर रहे हो। आध्यात्मिक गुहाओं को अपने कंधों पर स्थापित करने के ठीक बाद इन 2 आध्यात्मिक गुहाओं की उपस्थिति ने उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा की गुणवत्ता में बदलाव ला दिया, साथ ही साथ वह मात्रा जो वह एक बार में जारी कर सकते थे। भगवान द्वारा चुने जाने के लाभ अधिक से अधिक स्पष्ट होने लगे थे। उदाहरण के लिए, लाइट स्पीड फ्लैश जैसी क्षमता के लिए 8वें चरण में सामान्य शूरवीरों के लिए बिल्डअप समय और तैयारी की आवश्यकता होती है, लेकिन वह अपनी हल्की आत्मीयता के माध्यम से उस अंतर्निहित विलंब को मात्र अवशोषण बनाने में सक्षम था। उनके बीच यही अंतर है, और ऐसा अंतर ही कारण है कि उन्होंने प्योर गोल्ड फाउंडेशन नाइट को चुनौती देने का साहस किया। अभी लॉन्ग हाओचेन का ध्यान अपनी समझ पर नहीं था, बल्कि अपने दादा लॉन्ग त्यानेंग के खिलाफ समाप्त हुए परीक्षण के दौरान हुए अंतिम परिवर्तन पर था। जैसे ही उन्होंने महाकाव्य क्षेत्र में प्रवेश किया, ब्लू रेन, हिबिकस ऑफ लाइट और लाइट की देवी के एरिया में लड़ाई शुरू हो गई। विलय और नीली बारिश से हल्के हिबिकस को एक बेहद विनाशकारी आभा महसूस हुई। प्रकाश की देवी आर्या शुद्ध प्रकाश से भर गई। महाकाव्य स्तर तक पहुंचने के दौरान ब्लू रेन, हिबिकस ऑफ लाइट ने जीवन विशेषता प्राप्त की। क्या प्रकाश और जीवन का सम्मिलन विनाशकारी प्रभाव उत्पन्न कर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हालांकि उस समय की बात करें तो गहरे नीले प्रकाश के विस्फोट से निकलने वाली शक्ति अतुलनीय रूप से भयानक और अविश्वसनीय रूप से विनाशकारी थी। लॉन्ग हाओचेन को स्पष्ट रूप से लगा कि इसके अलावा एक और ऊर्जा होनी चाहिए, शुद्ध विनाश में से एक। लेकिन विलय की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई थी और यह बहुत जल्दी खत्म हो गई थी, इसलिए उन्होंने अपने संस्मरणों में अधिक विवरण नहीं छोड़ा। लॉन्ग हाओचेन वास्तव में ये पता लगाने में असमर्थ था कि अगर उसे इस तरह की डिग्री का एक और मौका दिया जाए तो वह दूसरी बार ऐसी ताकत को संभालने में सक्षम होगा या नहीं। साथ ही उसे मंद एहसास हुआ कि अगर वह इस क्षमता को समझ सके तो शायद वह इससे भी ऊंचे स्तर के अस्तित्व को जन्म दे सकता है। लॉन्ग हाओचेन के दिमाग में सबसे गहरी स्मृति वह अंतिम क्षण थी जब प्रकाश की नीली वर्षा हिबिकस कांप उठी, जब प्रकाश की देवी आर्या ने हल्की चीखें निकाली। दूसरे शब्दों में, अंत में ब्लू रेन में प्रकाश की देवी आर्या की तुलना में प्रकाश का हिबिकस शक्ति में कुछ हद तक हीन लग रहा था और एक साथ ठीक से विलय करने के लिए और अधिक मूल्यांकन की आवश्यकता होगी। हालांकि उन्हें धीरे धीरे एहसास हुआ कि सामग्री और गुणों में ब्लू रेन हिबिकस ऑफ लाइट पहले से ही अपने विकास की सीमा के करीब था। इस प्रक्रिया को पूरा करना आसान नहीं होगा। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हुए लॉन्ग हाओचेन को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि बाहर का आकाश पहले से ही काला था। ये देखते हुए कि रजिस्टिंग ड्रैगन माउंटेन पास एक पहाड़ पर कैसे बनाया गया था, बाहरी दुनिया के दृश्य वाले कमरे दुर्लभ थे। लॉन्ग हाओचेन वास्तव में अधिमान्य उपचार का विषय प्रतीत होता था। येटिंग, लॉन्ग हाओचेन ने हल्के से उसे बुलाया। सुनहरी रोशनी की चमक के साथ येटिंग लॉन्ग हाओचेन के सामने प्रकट हुई। उसकी नाजुक बाह और जांघ को देखकर लॉन्ग हाओचेन को असहाय महसूस हुआ। येटिंग के कपड़े पूरी तरह से स्वतः निर्मित थे, लेकिन सौभाग्य से उसे देखने की आदत हो गई और इसके अलावा कईर पहले से ही उसके दिल पर पूरी तरह से कब्जा कर रहा था। अध्यापक, येटिंग ने सौम्य स्वर में उत्तर दिया। लॉन्ग हाओचेन ने जवाब दिया, आपको महसूस करना चाहिए था कि पिछली लड़ाई में ब्लू रेन हिबिकस ऑफ लाइट महाकाव्य स्तर की शक्ति का सामना करने में असमर्थ लग रहा था। हालांकि हमारी अवरोही ईश्वर तकनीक के माध्यम से वह केवल महाकाव्य स्तर तक ही पहुंचा, लेकिन इसमें कुछ कमी लग रही थी। यहां तक कि प्रकाश की देवी आर्या में भी कुछ कमी लग रही थी।
ये कहा जा सकता है कि नीली बारिश प्रकाश का हिबिकस आपके शरीर में हमेशा से पोषित रहा है, इसलिए इस संबंध में आपकी भावना मुझसे अधिक होनी चाहिए। क्या आप इसके विकास को जारी रखने का कोई तरीका सोच सकते हैं? येटिंग ने एक मधुर मुस्कान प्रकट की, एक रास्ता है। ओह, लॉन्ग हाओचेन ने उसे चकित होकर देखा। मूल रूप से वह सिर्फ येटिंग से कुछ जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करना चाहता था, इसलिए उसे यह उम्मीद नहीं थी कि वह सीधे तौर पर उसे एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान दिखाएगी। गुरु, आप योद्धा के मंदिर से प्राप्त उल्का को भूल गए। लुविया अजोल हिबिस्को डी लूज के पास विकास जारी रखने के लिए जो कमी है वह भौतिक है। इसकी गुणवत्ता हमारे प्रकाश तत्व के साथ सम्मिलन के अगले स्तर तक पहुंचने के लिए अपर्याप्त है। यही कारण है कि यह आगे विकसित होने में असमर्थ हो गया और यह प्रकाश की देवी आर्या के समान स्तर के करीब है। ये सिर्फ ब्लू रेन हिबिकस डी लूज के पास अपनी सामग्री को उच्च श्रेणी तक पहुंचाने का प्राकृतिक तलवार का इरादा नहीं है। अभी के लिए मैं इन दो तलवारों के लिए आत्मा के रूप में कार्य कर सकता हूं, लेकिन एक ही समय में दोनों के लिए नहीं। केवल एक को चुना जा सकता है। जैसे जैसे मेरी और गुरु की साधना आगे बढ़ेगी, ये दोनों तलवारें मेरी तलवार आत्मा की शक्ति का सामना करने में असमर्थ होने के करीब होंगी। आज मैं पूर्ण विलय से नहीं गुजर सका, इसका कारण ये था कि मैं उन्हें नष्ट करने से बचना चाहता था। वह उल्का असाधारण सामग्रियों से बना है और अगर इसे इन दो तलवारों को उन्नत करने के लिए जोड़ा जाए तो यह उन्हें काफी मजबूत करने में सक्षम होगा। इसके अलावा जब तक आप उनका उपयोग करना जारी रखेंगे, बाद में वे निश्चित रूप से विकसित होंगे। दिव्य कलाकृतियों का रूपांतरण भी अकल्पनीय नहीं है। सत्य, उल्का। येटिंग का जिक्र सुनकर लॉन्ग हाओचेन की आंखें फिर से चमक उठीं। वह वास्तव में इसके बारे में पूरी तरह से भूल गया था और इसे शाश्वत मेलोडी के अंदर छोड़ दिया था। तो मैं उस उल्का को कैसे मिला सकता हूँ? क्या मुझे किसी लोहार से मदद लेनी चाहिए? लॉन्ग हाओचेन ने पूछा। येटिंग ने अपना सिर हिलाया। इन दो तलवारों की वर्तमान गुणवत्ता के साथ मुझे डर है कि मानव शक्ति उन्हें बदलने में सक्षम नहीं होगी। लेकिन वास्तव में इन्हें मर्ज करना बहुत आसान है। जो कुछ आवश्यक है वह समय है। ये दोनों तलवारें आध्यात्मिकता से समृद्ध हैं, आपको बस उन्हें उल्का में चिपकाना है और वे स्वयं सम्मिलन के साथ आगे बढ़ेंगी। ये बहुत ही सरल प्रक्रिया है। उसकी बातें सुनकर लॉन्ग हाओचेन को स्वाभाविक रूप से खुशी हुई। यांग हाओहान के साथ उनके समझौते में मूल रूप से यह शामिल था कि वह इन दिव्य तलवारों का उपयोग नहीं करेंगे। चूंकि चीजें ऐसी थीं, इसलिए ये समयावधि उन्हें उल्का के साथ मिलाने का सबसे अच्छा अवसर था। इन विचारों के साथ उन्होंने शाश्वत मेलोडी उल्का निकाला। यह उल्का चट्टान काफी आकार की थी और उस विशाल उल्का का लगभग 1/3 था जिसे लॉन्ग हाओचेन ने वारिया मंदिर में वापस काट दिया था। अध्याय 493 व्यवस्था और कानून का दिव्य सिंहासन भाग 3। लॉन्ग हाओचेन ने कहा, ब्लू रेन हिबिकस ऑफ लाइट और लाइट की देवी आर्या शाश्वत मेलोडी में रहने के लिए कुछ हद तक अनिच्छुक है, लेकिन मैं वास्तव में उन्हें यहां भी नहीं छोड़ सकता। येटिंग ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ उत्तर दिया, जब वे उल्का को अवशोषित करना शुरू कर देंगे तो क्या आप आश्वस्त हैं कि वे शाश्वत मेलोडी में नहीं जाने के अपने संकल्प पर कायम रहेंगे? और किसने कहा कि उन्हें अनंत मेलोडी को स्वीकार करने की आवश्यकता होगी? क्या आपके पास उनका पालन पोषण करने का कौशल है? लॉन्ग हाओचेन आश्चर्यचकित था। ठीक है, उल्का में कुछ धातु घटक होते हैं जो शाश्वत मेलोडी की ओर दो दिव्य तलवारों की आशंका को रोक सकते हैं। सबसे खराब स्थिति में यदि वे अभी भी प्रवेश करने के इच्छुक नहीं थे तो वह उन्हें नाइट टेम्पल के खजाने में अस्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए केवल दादाजी यांग की मदद मांग सकता था। किसी भी तरह उसके अलावा कोई भी उनका उपयोग नहीं कर पाएगा। इस साधना से गुजरने के बाद उनकी साधना पूरी तरह से ठीक हो गई। प्रकाश की एक चमक के साथ येटिंग ने ब्लू रेन हिबिकस ऑफ लाइट को बाहर निकालने में मदद की और उसे लॉन्ग हाओचेन के सामने रखा। ये तलवार, जो मजबूत और मजबूत बनने के लिए कई विकासों से गुजरी थी, प्रकाश का सार संचित करती रही जो अंदर बहती रही। सुनहरी और नीली रोशनी एक साथ उससे उठी, जिससे पवित्र तलवार का दर्जा लगभग तुरंत ही प्राप्त हो गया। प्रकाश और कड़कड़ाहट के साथ प्रकाश की लहरें सक्रिय हो गईं और लॉन्ग हाओचेन धीरे धीरे पारदर्शी तलवार की स्थिति में पहुंच गए, अपने इरादे पर ध्यान केंद्रित करते हुए तलवार। इस बीच प्रकाश की नीली वर्षा हिबिकस ने शुद्ध सफेद रंग छोड़ना शुरू कर दिया। पेम देवी यह तलवार एक झटके में मारी गई। कठोर होते हुए भी यह उल्का आखिरकार एक वस्तु मात्र थी। लॉन्ग हाओचेन की आध्यात्मिक ऊर्जा के सामने, जो 8वें चरण तक पहुंच गई, ब्लू रेन की तीक्ष्णता की तरह लाइट हिबिकस तुरंत छेद कर दिया गया। मानो एक निर्धारित पैटर्न का अनुसरण करते हुए प्रकाश की देवी आर्या उल्का के दूसरी ओर से निकली।
अपने हाथों में 2 तलवारों से लॉन्ग हाओचेन को कुछ मौन परिवर्तन होते हुए महसूस हुए। ये दोनों तलवारें गर्मी उत्सर्जित करती प्रतीत हो रही थीं, हालांकि लॉन्ग हाओचेन इस बार हुई अन्य घटनाओं को महसूस करने में असमर्थ थे। शांत हो जाओ, शिक्षक। मेरी इंद्रियां मुझे धोखा नहीं दे सकती थीं। जैसा कि येटिंग ने कहा, उसने गले लगाने की मुद्रा बनाते हुए अपनी बाहें फैला दी। इसकी पीठ पर 6 पंख चमक उठे, जिससे हल्की सफेद रोशनी निकली जिसने उल्का को अपनी चपेट में ले लिया। कोई धुंधला धुंधला देख सकता था कि येटिंग की पीठ पर एक बड़े स्टोव का आकार दिखाई दे रहा था। एक चमक के साथ उल्का उसके द्वारा उत्सर्जित सफेद रोशनी के बीच गायब हो गई। येटिंग का चेहरा पीला पड़ गया। मास्टर, मैं कुछ समय तक आपकी सहायता करने में असमर्थ रहूंगा। मैं 2 तलवारों के लिए उल्का के अवशोषण को प्रोत्साहित करने के लिए पवित्र आत्मा स्टोव की पोषण क्षमताओं का उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित करूंगा। ऐसा कहने के बाद वह एक सुनहरी रोशनी में बदल गई जो लॉन्ग हाओचेन के शरीर में गायब हो गई। अगली सुबह लॉन्ग हाओचेन सुबह जल्दी उठकर यांग हाओहान के कार्यालय के सामने पूरे नाइट टेम्पल मुख्यालय में सबसे ऊंची सीट पर बैठे। आज उसने सफेद कपड़े पहने हुए थे, उसके सुनहरे बाल उसके कंधों को ढांक रहे थे। उनके कपड़े शायद ही इससे अधिक सरल हो सकते थे, लेकिन यहाँ खड़े होकर ही लॉन्ग हाओचेन ने एक ऐसी उपस्थिति प्रकट की जो उनके लिए विशिष्ट थी, जिसने बहुत अधिक ध्यान आकर्षित किया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन था। जिसने भी उसकी अशुद्धियों से रहित स्पष्ट आंखों को देखा या उसके शरीर के चारों ओर प्रकाश के शुद्ध उतार चढ़ाव को महसूस किया, वह अनजाने में उस पर ध्यान देगा। लॉन्ग हाओचेन के इतनी सुबह आने का कारण यह नहीं था कि वह अपना गोल्ड एसेंस पिघला हुआ कवच प्राप्त करने के लिए उत्सुक था, बल्कि इसलिए क्योंकि वह 10 मिलियन योगदान अंक एकत्र करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। वह 10 मिलियन अंकों की राशि थी। कौन जानता था कि उस संख्या तक पहुंचने से पहले कितने राक्षसों को उसके हाथों में सौंपना होगा, और इससे भी अधिक, इसमें काफी समय लगेगा। अपने साथियों से जुड़ने के लिए, करियर से जुड़ने के लिए उसे जितनी जल्दी हो सके इस खोज को पूरा करना था। यांग हाओहान ने लॉन्ग हाओचेन को इतने लंबे समय तक इंतजार नहीं करने दिया। पहले की तुलना में दानव आक्रमण काफी कमजोर हो गया था, लेकिन नाइट टेम्पल के नेता के रूप में उसकी जिम्मेदारियां बहुत अधिक थीं। इस पवित्र युद्ध में यांग हाओहान और लॉन्ग तियानिंग ने अपने काम को बहुत स्पष्ट रूप से विभाजित किया। यांग हाओहान सैनिकों के प्रबंधन और जुटाव के प्रभारी थे, जबकि लॉन्ग तियानिंग केवल अग्रिम पंक्ति में लड़ने वाले पावरहाउस का नेतृत्व करने के लिए जिम्मेदार थे। यदि लॉन्ग जिंग्यू मौजूद होता तो वह बदला लेने वाले शूरवीर के रूप में अपनी स्थिति को देखते हुए इस कार्य के लिए अधिक अनुकूल होता, लेकिन दुर्भाग्य से इन 3 दिव्य शूरवीरों में से एकमात्र बदला लेने वाला शूरवीर गायब हो गया और उन्हें अपना कर्तव्य निभाने के लिए किसी और की आवश्यकता थी। देशाजी तियानिंग ने जिम्मेदारी ली क्योंकि आखिरकार यांग हाओहान टेम्पल अलायंस के नेता भी थे और उनके पास संभालने के लिए कई अन्य मामले भी थे। सुबह काफी जल्दी यांग हाओहान ने लॉन्ग हाओचेन को देखा, जो उसके दरवाजे के सामने उसका इंतजार कर रहा था, और मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। मेरे पीछे आओ। दरवाजा धकेलकर वह अपने कार्यालय में दाखिल हुआ। यांग हाओहान को सम्मान देने के लिए झुकने के बाद लॉन्ग हाओचेन उसके पीछे पीछे अंदर चला गया। यांग हाओहान ने पास के सोफे की ओर इशारा करते हुए लॉन्ग हाओचेन को संकेत दिया कि उससे बैठ जाना चाहिए। लॉन्ग हाओचेन ने अपना सिर हिलाया। दादाजी यांग, मैं खड़ा रह सकता हूँ। कृपया मेरे योगदान बिंदुओं की जांच करें, मैं अगला मिशन शुरू करना चाहता हूं। यांग हाओहान ने हंसते हुए कहा, आप इतनी जल्दी में हैं? हाओचेन, क्या आप अंदर से अपने दादाजी को दोष दे रहे हैं? लॉन्ग हाओचेन इस सवाल से स्तब्ध रह गए और चुप रहे। सच तो यह है कि अंदर ही अंदर वह नहीं जानती थी कि क्या उसने सचमुच उसे दोषी ठहराया है। अकेले में उसे अपने दादाजी के प्रति कोई पारिवारिक स्नेह नहीं दिख रहा था। आखिरकार ये वैसा नहीं था जब वह पहली बार लॉन्ग जिंग्यू से मिले थे। जिस समय उनके पिता का पता चला, वह अभी भी जवान थे, 10 साल से भी कम उम्र के थे। वास्तव में ऐसा कहा जा सकता है कि लॉन्ग जिंग्यू अपनी युवावस्था के सबसे महत्वपूर्ण समय में प्रकट हुए थे। उन्होंने उन्हें अपने सभी निर्देश दिए और कम से कम 2 साल तक उनके साथ रहे। इससे उनके मन में अपने पिता के प्रति स्नेह और सराहना पैदा हुई। लेकिन लॉन्ग तियानिंग बिल्कुल अलग थी। जब लॉन्ग हाओचेन अपने दादा से मिले तो उन्होंने पहले ही कई वर्षों तक राक्षसों के खिलाफ अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। कौन जानता था कि पहले ही कितने परीक्षण और कितनी जीवन और मृत्यु स्थितियों का सामना किया जा चुका था। और इतने समय तक उसके दादा कहाँ थे? अपनी युवावस्था के दौरान वह उनसे एक बार भी नहीं मिली थी। जैसा कि लॉन्ग तियानिंग ने कहा, वह किसी भी तरह से योग्य दादा नहीं थे।
हालांकि लॉन्ग हाओचेन ने उसके प्रति अपराधबोध व्यक्त नहीं किया, लेकिन पारिवारिक प्रेम की भावना रखना इतना आसान नहीं होगा। यांग हाओहान ने यह नजारा देखकर आह भरी, ये सब युद्ध की विफलता है। नवयुवक, अपने दाद को दोष मत दो। दरअसल उन्होंने सब कुछ अपनी इच्छा के बावजूद किया। आप यह नहीं जानते होंगे, लेकिन आपके पिता और दादा के बीच संबंध भी अच्छे नहीं हैं, और इसका कारण आपके लंबे पारिवारिक नियम हैं। आपके लंबे परिवार के पूर्वजों ने कसम खाई थी कि राक्षसों के विलुप्त होने के दिन तक युवा पीढ़ी को मदद नहीं मिलेगी। न तो आपके दादा और न ही आपके पिता उस तथ्य को बदल पाए। अपने आप को उनके स्थान पर रखकर नाइट टेम्पल के 3 दिव्य शूरवीरों में से एक के रूप में क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आपके दादाजी पर कितनी जिम्मेदारी है? आपके पिता केवल 10 या इतने ही साल पहले दिव्य शूरवीर बने थे, लेकिन उससे पहले ये सिर्फ हम दोनों थे। ये देखते हुए कि मैंने अपना कितना समय एलायंस को दिया है, ये कहा जा सकता है कि आपके दादाजी को हमारे नाइट टेम्पल मुख्यालय का पूरा नियंत्रण दिया गया है। यहाँ तो तुम्हारे दादाजी की प्रतिष्ठा मुझसे भी अधिक है। एक दिव्य शूरवीर के रूप में बहुत सारे कर्तव्य हैं। वह अपने परिवार का ख्याल ही नहीं रख पाता। इससे पहले आपकी दादी की इस रजिस्टिंग ड्रैगन माउंटेन पास में मृत्यु हो जाने के बाद वह अपने ताबूत के पास केवल एक दिन का शोक मनाने के बाद शहर लौट आई थी। उस समय के बाद से मैंने तुम्हारे दादाजी के चेहरे पर कभी मुस्कान नहीं देखी। एक आदमी के रूप में भावनाओं को न दिखाने का मतलब यह नहीं है कि वह भावनाओं से रहित है। तुम्हारे दादाजी भी कठोर स्वभाव के थे। मुझे पता है कि इसे अचानक स्वीकार करना आपके लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप समझ सकते हैं। तुम्हारे दादाजी ने अपना सब कुछ दे दिया हमारे शूरवीर मंदिर का जीवन। वह एक सच्चा नायक है, और एक नायक के रूप में उसने जो बलिदान दिया वह आम लोगों की कल्पना से परे था। आपको ऐसे दादा पर गर्व होना चाहिए, न कि उन्हें दोष देना चाहिए, समझे? लॉन्ग हाओचेन ने चुपचाप यांग हाओहान की बातें सुनी और जवाब में चुपचाप सिर हिलाया। दादाजी यांग, आप जो कुछ भी कहते हैं मैं उसे समझता हूं, और इसी तरह मैं अपने दादाजी को बिल्कुल भी दोष नहीं देता। बात सिर्फ इतनी है कि उनकी उपस्थिति बहुत अचानक थी। मेरे पिता ने मुझे इस दादाजी के अस्तित्व के बारे में कभी नहीं बताया था। मुझे समय चाहिए, क्या आप मुझे कुछ समय दे सकते हैं? यांग हाओहान ने चेहरे पर मुस्कान के साथ उत्तर दिया, ये बिल्कुल स्वाभाविक है। ये तब तक ठीक है जब तक आप अंदर से उसके प्रति शर्म महसूस नहीं करते। यह आप दोनों के बीच का मामला है। जब आप युद्ध के मैदान में शामिल होते हैं तो आपके दादाजी आपके तत्काल वरिष्ठ होंगे और आपको तुरंत समझ आ जाएगा कि वह किस तरह के असाधारण नायक हैं। उसके साथ ड्रैगन माउंटेन पास का विरोध करते हुए यहाँ तक कि मौत के दानव देवता सेमिनागा भी जल्दबाजी में हमला करने की हिम्मत नहीं करेंगे। लॉन्ग हाओचेन ने पूछा, दादाजी यांग, कृपया मेरे योगदान अंकों की राशि रिकॉर्ड करें। ऐसा कहते हुए उसने अपनी बाहें फैला दी और उस पर योगदान बिंदु टोकन प्रकट कर दिया। यांग हाओहान ने सिर हिलाया और छोटा उपकरण ले लिया, लेकिन जब उसने राशि देखी तो वह सांस नहीं ले सका। लॉन्ग हाओचेन के योगदान अंकों की राशि 7 अंकों तक पहुंच गई थी। ये 10 लाख से अधिक था। आपके पास इतने सारे योगदान अंक कैसे हैं? यांग हाओहान चकित रह गया। लॉन्ग हाओचेन ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मत भूलो कि मैंने एंड्रोमेलियस को मार डाला, और हाओ यू और येटिंग द्वारा मारे गए सभी राक्षसों को भी गिना जाता है। मेरे पास एक सुझाव है। दानव देव स्तंभ को नष्ट करने वाले पहले दानव शिकारी के रूप में मैं एलायंस से एक औपचारिक इनाम का अनुरोध करता हूं। कुछ मिलियन योगदान अंक आपकी नज़र में कुछ भी नहीं होने चाहिए। उन्हें उन 10 मिलियन में गिनना सबसे अच्छा होगा जिनकी मुझे आवश्यकता है। यांग हाओहान ने सख्ती से जवाब दिया, छोटे लड़के, क्या तुम मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हो? लॉन्ग हाओचेन ने उत्तर दिया, दादाजी यांग, ये जबरन वसूली नहीं है। उसके चेहरे पर दयनीय भाव देखकर यांग हाओहान ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। एलायंस ने इस पर बहुत पहले चर्चा की थी। एक राक्षस देव स्तंभ को नष्ट करने की आपकी उपलब्धि गठबंधन के लिए एक महान सेवा थी, लेकिन इसके लिए कोई योगदान अंक नहीं है। अरे, लेकिन क्यों? लॉन्ग हाओचेन ने आश्चर्य से उत्तर दिया। यांग हाओहान ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, यदि आप वास्तव में योगदान अंक चाहते हैं तो ठीक है, मैं आपको उनमें से 2 या 3 मिलियन दे सकता हूं। निस्संदेह वे 10 मिलियन अंक एकत्रित करने की आपकी खोज में गिनती नहीं करेंगे। हालांकि इस मामले में आप उस इनाम के बारे में भूल सकते हैं जो एलायंस ने मूल रूप से आपको देने की योजना बनाई थी। अध्याय 494 गोल्डन कास्ट कवच भाग 1। लॉन्ग हाओचेन को आश्चर्य हुआ, एलायंस ने हमारे लिए क्या इनाम की योजना बनाई है? कुछ चर्चा के बाद आपके डेमन हंट स्क्वाड द्वारा किए गए महान योगदान को देखते हुए
एलायंस ने आपकी टीम की रैंक उन्नति के लिए सभी शुल्क रद्द करने का निर्णय लिया। क्या आप इस इनाम से संतुष्ट हैं? लॉन्ग हाओ चेन बहुत खुश था, बहुत संतुष्ट। इस दिन से फीस के लिए सभी योगदान बिंदुओं को रद्द करना कोई छोटी राशि नहीं थी। वास्तव में एक दानव शिकार दस्ते को किंग ग्रेड तक आगे बढ़ने के लिए 10 लाख योगदान अंकों की आवश्यकता होगी, और किंग ग्रेड से एम्परर ग्रेड तक वह 10 मिलियन योगदान अंक थे। जबकि ऐसा था कि शीर्षक वाले ग्रेड में आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त ताकत के अलावा कम से कम कई राक्षस देवताओं को मारकर गठबंधन में भारी योगदान की भी आवश्यकता थी। सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद ही कोई डिग्री तक आगे बढ़ सकता है। दूसरे शब्दों में, अंतिम रैंक की गिनती किए बिना भी रैंक में आगे बढ़ने के लिए उन्हें आमतौर पर 11 मिलियन योगदान अंकों का उपयोग करने की आवश्यकता होगी। योगदान अंकों की यह राशि कुछ महाकाव्य स्तर के उपकरण खरीदने के लिए पर्याप्त थी, जिससे गठबंधन द्वारा उन्हें दिया जाने वाला ये पुरस्कार काफी महत्वपूर्ण हो गया। यांग हाओहान ने लॉन्ग हाओ चेन के योगदान अंकों की वर्तमान राशि दर्ज की। सभी अच्छे उत्साह को बाद के लिए बचाकर रखें। जब तक आप 10 मिलियन अंक एकत्रित करने का अपना मिशन पूरा नहीं कर लेते, आपकी टीम में सुधार नहीं होगा। ये योगदान बिंदु आपके दृष्टिकोण से किसी भी तरह से महत्वहीन नहीं है। हालांकि मुझे आपको एक बार फिर से चेतावनी देनी होगी, चाहे आप इसे खत्म करने के लिए कितनी भी जल्दबाजी करें, आपको अपनी सुरक्षा पर अत्यधिक ध्यान देना होगा। मुझे एक बार फिर उस महत्व पर जोर देना होगा जो गठबंधन ने आपकी सुरक्षा को दिया है। हाँ, लॉन्ग हाओ चेन ने सम्मानजनक उत्तर दिया। यांग हाओहान ने अपना दाहिना हाथ उठाया और कार्यालय से बाहर निकल गया। तुरंत आध्यात्मिक ऊर्जा का बहुत सघन उतार चढ़ाव फैल गया और लॉन्ग हाओ चेन के सामने एक छोटा घन दिखाई दिया। ये घन मीटर का केवल छठा हिस्सा ऊंचा, आधा मीटर चौड़ा और मीटर का 1/3 लंबा था। ये वॉल्यूम असाधारण नहीं था, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने नारंगी रंग की चमक फैलाई। नारंगी रंग महाकाव्य स्तर के लिए विशिष्ट था। इस घन पर कोई सजावट या उत्कीर्णन नहीं था, लेकिन इसकी सरल रेखाओं से रहस्य की अनुभूति होती थी। ये है? लॉन्ग हाओ चेन ने आश्चर्य से यांग हाओहान से पूछा। यांग हाओहान ने उसे देखकर मुस्कुराया। आप क्या सोचते हैं? ये बिल्कुल भी मित्रिल कास्ट आर्मर जैसा नहीं दिखता है ना? ये बिल्कुल वही है जो आप चाहते थे, महाकाव्य स्तर पर एक गोल्ड एसेंस पिघला हुआ कवच। मित्रिल मोल्टेन आर्मर की तुलना में इसका आयतन छोटा है और यह कम मोटा है, लेकिन इसके प्रवर्धन प्रभाव पहले की तुलना से परे हैं। ये गोल्ड एसेंस पिघला हुआ कवच हमारे पूर्ववर्तियों के पसीने और आंसुओं से हासिल किया गया है, और जब आप इसे पहनेंगे तो आप स्वाभाविक रूप से महसूस करेंगे कि इसका समर्थन कितना महान है। मुझे आशा है कि जब तक आप एक दिव्य शूरवीर नहीं बन जाते, तब तक आप इसका अच्छी तरह से और साहपूर्वक दुश्मन के खिलाफ उपयोग करेंगे। हाँ, लॉन्ग हाओ चेन ने यांग हाओहान के सामने एक और शूरवीर सलामी देते हुए अपनी मुट्ठी घुमाई। चलो यह कोशिश करते हैं। युवाओं को जिज्ञासु होना चाहिए। अगर मैं आपको नाइट के पवित्र पर्वत पर जाने से पहले इसे पहने हुए देखूंगा तो मुझे भी शांति मिलेगी। निस्संदेह आपको अपने ठिकाने को बाहर बताने से बचने के लिए उसे बाहर एक लबादे से ढकना होगा। ये सोने के पिघले हुए कवच का सार था। क्यूब को अपनी आंखों के सामने देखकर लॉन्ग हाओ चेन की नाड़ी की दर अनजाने में बढ़ गई। हालांकि उसने पहले ही कुछ महाकाव्य स्तर के उपकरण हासिल कर लिए थे, लेकिन उसकी आंखों के सामने जो उपकरण था वह वैसा नहीं था। गुणवत्ता में प्रकाश की देवी एरिया और सन मून डिवाइन स्नेल शील्ड ने कवच के इस सेट को पीछे छोड़ दिया, लेकिन उनमें से कोई भी नाइट टेम्पल की संपत्ति नहीं थी। तीनों में से केवल यह अनगिनत शूरवीरों के सम्मान और नाइट मंदिर की सर्वोच्चता का प्रतीक था। लगभग हर दिव्य शूरवीर के पास सोने का सार पिघला हुआ कवच होता है। एक सांस लेते हुए लंबी हाओ चेन ने यांग हाओहान दादाजी यांग से पूछा, उन्हें इसका उपयोग कैसे करना चाहिए? यांग हाओहान की दृढ़ अभिव्यक्ति थी, आगे बढ़ें और इसे समझने के लिए अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करें। लॉन्ग हाओ चेन ने सिर हिलाया और एक और सांस ली। इस गोल्ड एसेंस मोल्टेन आर्मर की ओर एक कदम बढ़ाने से पहले उसके सामने एक मानक नाइट सलामी दी। ये शूरवीर सलामी उन शूरवीरों को संबोधित थी जिन्होंने अतीत में इस गोल्ड एसेंस मोल्टेन कवच का उपयोग किया था। प्रत्येक नवनियुक्त वाहक सोने के पिघले हुए कवच के इन सार की महिमा को भूमि पर चमकने देने के मिशन को साझा करेगा। जैसे ही लॉन्ग हाओ चेन के पैर उस पर दृढ़ता से खड़े हुए, उसे आश्चर्य हुआ कि उसके पैरों के नीचे सोने का सार पिघला हुआ कवच उसे सोने जैसी कठोरता का एहसास नहीं दे रहा था जैसा कि उसने उम्मीद की थी, बल्कि एक प्रकार की नर्म भावना दे रहा था। सही है, वह एक कोमल एहसास था, और इससे भी अधिक इस गोल्ड एसेंस मोल्टेन आर्मर की अपनी एक जीवन शक्ति थी जो लॉन्ग हाओ चेन को इसकी नब्ज महसूस कराती थी।
लॉन्ग हाओचेन के शरीर से प्रकाश सार का हल्का उतार चढ़ाव फैल गया, जो गोल्ड एसेंस पिघले हुए कवच में प्रवेश कर गया। तुरंत कवच के निचले हिस्से ने उसे एक आरामदायक एहसास दिया, क्योंकि लॉन्ग हाओचेन एक तरह सुन सकता था। उसके लिए बेहद खुश। ठीक इसके बाद जिस नारी को उसने पहले महसूस किया था वह और भी स्पष्ट हो गई, और जल्दी ही उसकी अपनी नारी से मेल खाने लगी। एक गहरी सुनहरी चमक पास से गुजरी और एक ही पल में लॉन्ग हाओचेन इस महाकाव्य स्तर के उपकरण के सेट में लिपटा हुआ था। उत्पादित ध्वनि उस समय से बिल्कुल अलग थी जब मिथ्रिल एसेंस मोल्टेन आर्मर को बाहर लाया गया था। अभी जब गोल्ड एसेंस पिघला हुआ कवच पहना गया तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई नदी उसे अपनी चपेट में ले रही हो। लॉन्ग हाओचेन ने देखा कि उसके ऊपर एक गहरा सुनहरा तरल पदार्थ फैल रहा है। अपना ध्यान केंद्रित करते हुए उसने पाया कि वह पहले से ही इस गहरे सुनहरे तरल में पूरी तरह से डूबा हुआ था। यांग हाओहान के कमरे के अंदर एक दर्पण था। अनजाने में लॉन्ग हाओचेन अपनी दिशा की ओर मुड़ गया, केवल यह महसूस करने के लिए कि यह एक अद्वितीय कवच था। प्रभावशालिता के संदर्भ में सोने के पिघले हुए कवच का सार मिथ्रिल पिघला हुआ कवच जितना बड़ा भी नहीं था, लेकिन इसमें एक बहुत ही विशेष स्पर्शीय अनुभूति थी। लॉन्ग हाओचेन को ऐसा महसूस हुआ मानो उसका पूरा शरीर प्रकाश के गर्म सार में नहा गया हो, जिससे उसकी पहले से ही महान इंद्रियां लगभग दोगुनी हो गईं। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ जब उनकी आंतरिक आध्यात्मिक ऊर्जा, जो 30,000 से अधिक थी, बहुत बढ़ गई। ये स्वर्ण सार पिघला हुआ कवच उनके शरीर के बाहर एक विशाल आध्यात्मिक गुहा की तरह था, जो उन्मत्त गति से बाहरी प्रकाश सार को अवशोषित करता रहा। लेकिन इसे लॉन्ग हाओचेन के शरीर में संग्रहित करने के बजाय इसे गोल्ड एसेंस पिघले हुए कवच में संग्रहित किया गया था। अपनी धारणा का उपयोग करते हुए लॉन्ग हाओचेन ने महसूस किया कि वह इस आध्यात्मिक ऊर्जा को किसी भी समय युद्ध या खेती के लिए स्थानांतरित करने में सक्षम था। इसके अपराध या बचाव का उल्लेख किए बिना इस पहलू का युद्ध के समय में केवल असीमित लाभ था। यह एक संपूर्ण युद्ध मशीन थी, क्योंकि लॉन्ग हाओचेन गोल्ड एसेंस मोल्टेन कवच की क्षमता की सीमा निर्धारित करने में असमर्थ था। दूसरे शब्दों में, यह महाकाव्य स्तर का युद्ध कवच लॉन्ग हाओचेन की कुल सीमाओं की तुलना में अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा संग्रहित करने में सक्षम था। ये सुंदर है सुनहरे कवच ने लॉन्ग हाओचेन के पूरे शरीर को ढांक दिया। हेलमेट हीरे के आकार का था, जो स्वाभाविक रूप से उसके चेहरे को छुपा रहा था। कवच ने लॉन्ग हाओचेन के कंधों सहित उसके ऊपरी शरीर को ढक दिया। छाती का हिस्सा थोड़ा बाहर निकला हुआ था, लेकिन इसके अलावा अन्य हिस्से सामान्य युद्ध कवच से बहुत अलग नहीं दिखते थे। हालांकि उसकी रेखाएं उसकी आकृति को पूरी तरह से चित्रित करती दिख रही थीं। यह एक ऐसा एहसास था जिसका वर्णन लॉन्ग हाओचेन नहीं कर सकते। उनका केवल यही मानना था कि सुनहरी चमक बिखेरने वाला ये गहरा सुनहरा कवच उत्तम था, और उन्हें इसमें जरा सी भी गलती नजर नहीं आई। इसे पहनते समय इसके प्रवर्धन प्रभावों के अलावा लॉन्ग हाओचेन को वजन का जरा भी एहसास नहीं हुआ, जैसे कि उसने हल्की शर्ट पहनी हो। इसे पहनने में बेहद आरामदायक महसूस हुआ। यांग हाओहान की आवाज लॉन्ग के कानों में पड़ी। अपने आप में एक गोल्ड एसेंस पिघला हुआ कवच 100,000 इकाइयों की आंतरिक आध्यात्मिक ऊर्जा को संग्रहित करता है। यह आंतरिक आध्यात्मिक ऊर्जा आपकी साधना गति को बहुत तेज करने में सक्षम होगी, और युद्ध के समय में इसका सीधे उपयोग भी किया जा सकता है। ये कहा जा सकता है कि महाकाव्य स्तर पर गोल्ड एसेंस पिघला हुआ कवच पहनने वाला कोई भी पवित्र शूरवीर ताकत के 9वें चरण के बहुत करीब है, जबकि इसके अन्य प्रवर्धन के लिए आप उन्हें अनुभव से सीखेंगे। वही गोल्ड एसेंस पिघला हुआ कवच जब एक अलग पवित्र शूरवीर द्वारा पहना जाता है तो पूरी तरह से अलग स्तर की ताकत प्रदर्शित करेगा। आप ईश्वर के चुने हुए प्रकाश के वेलपलिंग हैं, और मुझे आशा है कि महाकाव्य स्तर पर सोने के पिघले हुए कवच के सार का ये सेट आपके शरीर पर अपनी सबसे उज्ज्वल महिमा प्रदर्शित करने में सक्षम होगा। धन्यवाद दादाजी यांग। उसके गहरे हरे हाथों को देखकर लॉन्ग हाओचेन को वास्तविक कृतज्ञता महसूस हुई, और उसने यांग हाओहान की ओर झुकते हुए जमीन पर घुटने टेक दिए। यांग हाओहान ने उसे सहारा देने के लिए हाथ देते हुए कुछ कदम आगे बढ़ाया। अब जाओ, आप सेक्रेड नाइट्स माउंटेन रेंज का रास्ता जानते हैं। राक्षस हमारे रजिस्टिंग ड्रैगन माउंटेन पास के सामने वाले हिस्से को सील कर रहे हैं, जो भयानक मौसम की स्थिति वाला क्षेत्र है। वे हमें पूरी तरह घेरने की कोशिश करने की हिम्मत नहीं करेंगे। ये सिर्फ इतना है कि कुछ राक्षस स्काउट्स पहाड़ी दर्रे के बाहर से निगरानी कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप इसे बिना किसी समस्या के नियंत्रित करने में सक्षम होंगे। आप जितनी जल्दी जाएंगे उतनी ही जल्दी लौट आएंगे। यह मेरा फरमान है, इसे ले लो, और ये तुम्हें एक अपवाद बनाने और दूसरा माउंट चुनने का अधिकार देगा। इसके अलावा मेरा मानना है कि आपकी वर्तमान साधना और भगवान द्वारा चुने गए शरीर के साथ
आपको सबसे अच्छा माउंट ढूंढने में सक्षम होना चाहिए जो एक साथी के रूप में आपकी सेवा करेगा। यांग हाओहान ने लॉन्ग हाओचेन को एक स्क्रॉल सौंपा। इसे अपने हाथ में लेते हुए उन्होंने जाने से पहले आखिरी बार यांग हाओहान का अभिवादन किया। नाइट टेम्पल और टेम्पल एलायंस के इस नेता ने, जहां तक उन्हें याद है, लॉन्ग हाओचेन के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया था, इसलिए उन्होंने और कुछ नहीं कहा, क्योंकि उनके कार्यों का उपयोग करना उनकी उदारता का बदला चुकाने का सबसे अच्छा तरीका होगा। यांग हाओहान ने उसे जाते हुए देखा और अपनी आंखों से उसकी प्रस्थान छवि का अनुसरण किया। फिर हंसते हुए उन्होंने पूछा, संतुष्ट पुराने दोस्त? एक छाया से लॉन्ग तियानिंग प्रकट हुई और धीरे धीरे चली। एक उत्साहित हान यू उसके बगल में दिखाई दिया। ये युवक बहुत परेशान करने वाला है। धन्यवाद बूढ़ा यांग। आप मुझे किस लिए धन्यवाद दे रहे हैं? आपके लंबे परिवार ने गठबंधन के लिए पर्याप्त बलिदान दिया। उन्हें तो यही आशा थी कि यह युवक तुम्हें अपनी विदाई देगा जब समय आएगा। हान यू, आप कैसे हैं? इतने समय तक अपने दादाजी लॉन्ग का अनुसरण करने के बाद आपको काफी कुछ अर्जित करना चाहिए था, है ना? अध्याय 495 स्वर्ण मस्त कवच भाग 2। हान यू ने बड़ी मुश्किल से लॉन्ग हाओचेन का अनुसरण करने की इच्छा का विरोध करते हुए सिर हिलाया। दोनों दादा दादी को उनकी मदद के लिए बहुत धन्यवाद। उन्होंने लॉन्ग हाओचेन से पहले अपना एकांत प्रशिक्षण पूरा कर लिया था और पहले ही 7वें चरण के पवित्र शूरवीर बन गए थे। लॉन्ग तियानिंग इस समय उसके साथ थी और उसे रेसिस्टिंग ड्रैगन माउंटेन पास से परिचित होने के लिए कुछ खोज पूरी करने के लिए भेज रही थी। दादाजी यांग, मैं जानना चाहता हूं कि मैं मित्रिल फाउंडेशन नाइट बनने के लिए परीक्षा कब दूंगा? हान यू महाकाव्य स्तर पर सोने का पिघला हुआ कवच पहने हुए लॉन्ग हाओचेन को असहाय रूप से देख रहा था। हालांकि वह लॉन्ग हाओचेन से बहुत नीचे था, एक शूरवीर की तरह उसमें भी सम्मान की अतुलनीय प्यास थी। यांग हाओहान ने जवाब में मुस्कुराते हुए लॉन्ग तियानिंग से पूछा, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये लड़का अभी के लिए काफी मजबूत है? लॉन्ग तियानिंग ने अपना सिर हिलाया, इसमें अभी भी थोड़ी कमी है। उनकी युद्ध क्षमता तो ठीक है, लेकिन उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा अभी भी थोड़ी कम है। लेकिन इसे खरीदने के लिए आपके पास इस पर पर्याप्त योगदान अंक होने चाहिए। यांग हाओहान ने हान यू की ओर देखा। आपने सुना, आपके दादाजी लॉन्ग आपको शॉर्टकट लेने के लिए सहमत हुए। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? जल्दी करें और उन्हें धन्यवाद दें। तुम लोगों ने वास्तव में राक्षसों की भूमि में बहुत धन कमाया। आपके पास मित्रिल कास्ट कवच खरीदने के लिए भी पर्याप्त सामान है। वास्तव में अपनी प्रतीकात्मक उपस्थिति और महान शक्ति के कारण एक मित्रिल कास्ट आर्मर की कीमत डेमन स्लेयर ट्रांजैक्शन सेंटर में 400,000 योगदान अंक है। हान यू ने दृढ़ दृष्टि से अपना सिर हिलाया। नहीं दादा दादी, मैं इसे खरीदना नहीं चाहता। मैं अपनी ताकत से मित्रिल कास्ट कवच प्राप्त करना चाहता हूँ। मेरे योगदान अंक पूरी टीम द्वारा अर्जित किए गए थे और वे अकेले मेरे नहीं हैं। कैप्टन ने निश्चित रूप से वही चुना होगा। मुझे लगता है कि मैं मित्रिल कास्ट कवच का हकदार हूं जो योगदान बिंदुओं का उपयोग करके प्राप्त नहीं किया जाता है। ये सुनकर लॉन्ग तियानिंग की उदास निगाहें स्पष्ट रूप से गर्म हो गईं। जैसे ही उसने हान यू के कंधों को थपथपाया, आप एक सच्चे महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। तो ऐसा ही रहने दो। जब तुम्हारी शक्ति पर्याप्त होगी, मंदिर तुम्हारे लिए तैयारी करेगा। समझा? लॉन्ग हाओचेन को स्वाभाविक रूप से इस प्रकरण के बारे में पता नहीं था जो उनके जाने के बाद हुआ था। अपने कमांडर ग्रेट डेमन हंट स्क्वाड का प्रतीक चिन्ह पहने हुए उनकी यात्रा बहुत सहज थी। रेजिस्टिंग ड्रैगन माउंटेन पास से बाहर निकलने के बाद उन्होंने पुष्टि की कि वह किस रास्ते का अनुसरण करेंगे और सीधे नाइट सेक्रेड माउंटेन रेंज की ओर चले गए। वास्तव में लॉन्ग हाओचेन को बाहरी दुनिया देखे हुए 1.5 साल से अधिक समय हो गया है। लगातार जमे हुए रेजिस्टिंग ड्रैगन माउंटेन पास में बेहद ठंडा मौसम था, लेकिन जब उसने उस ठंडी हवा में सांस ली तो लॉन्ग हाओचेन को ऐसा महसूस हुआ कि वह वास्तविकता में वापस आ रहा है। उस जैसे कम तापमान का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पिघले हुए सोने के कवच का तो जिक्र ही नहीं किया गया, जिसने बाहरी कम तापमान से उसे सर्दियों के कपड़ों से भी बेहतर तरीके से बचाया। ये दिखाने के लिए नहीं था कि लॉन्ग हाओचेन ने यह नया कवच पहना था, बल्कि इससे परिचित होने के लिए था। होली नाइट माउंटेन रेंज से लौटने के बाद इसे छोड़ा जाएगा और तुरंत मत लड़ो। और अपनी पहचान छुपाने के लिए अपने कवच को लगातार बनाए रखना जरूरी था। जितनी जल्दी वह उससे परिचित हो जाएगा, उतनी ही जल्दी वह अपनी पूरी शक्ति प्रकट कर सकेगा। गोल्ड पिघला हुआ कवच पूरी तरह से चार्ज किया गया था और लॉन्ग हाओचेन के अनुमान से कवच के इस महाकाव्य स्तर के टुकड़े को एक बार खत्म होने के बाद भरने में केवल आधे घंटे की आवश्यकता होगी। और जब लॉन्ग हाओचेन आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करती थी तब भी वह लगातार खुद को चार्ज करती रहती थी।
इसलिए महाकाव्य स्तर का ये कवच न केवल आध्यात्मिक ऊर्जा की 100,000 इकाइयों को बढ़ावा देता है, बल्कि इस भंडारण की निरंतर वसूली भी करता है। इसलिए ये कहना खाली शब्द नहीं होगा कि लॉन्ग हाओ चेन एक शूरवीर की ताकत का इस्तेमाल कर सकता है। 9वां चरण। लॉन्ग हाओ चेन द्वारा प्राप्त महाकाव्य स्तर के उपकरणों में से 2 तलवारें निर्विवाद रूप से आक्रमण के लिए यहाँ थीं। सन मून डिवाइन स्नेल शील्ड पूरी तरह से रक्षा के लिए थी। गोल्ड मोल्टेन आर्मर ने उनके अन्य गियर के बीच की दूरी को पाटने का काम किया, प्राथमिक रक्षा और समर्थन की भूमिका निभाई, जिससे उनकी कौशल समझ में वृद्धि हुई। बिना किसी संदेह के जब लॉन्ग हाओ चेन की कुल ताकत पर विचार किया गया तो वह नाइट टेम्पल के पावरहाउस के शीर्ष पर था। वह 9वें कदम वाले राक्षस के खिलाफ भी प्रतिरोध करेगा। यह न केवल उनके व्यक्तिगत प्रयासों के कारण था, बल्कि नाइट टेम्पल के समर्थन का भी परिणाम था, जो लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहा था। कोई यह बता सकता है कि लॉन्ग हाओ चेन की वृद्धि अटूट स्तर पर पहुंच गई थी। जब तक चीजें इसी तरह चलती रहीं, वह पूरी तरह परिपक्व होने से पहले ही एक दिव्य शूरवीर बन जाएगा। उस दिन बारिश नहीं थी, लेकिन हवा बहुत तेज चल रही थी। चुभने वाली ठंड ने अपने दायरे में आने वाली सभी जीवित चीजों पर चाकू की तरह वार किया। लॉन्ग हाओ चेन अपने कवच के ऊपर एक बड़ा लबादा पहने हुए बिना उड़ान भरे बहुत तेजी से आगे बढ़ा। उसके चारों ओर एक हल्की सी चमक चमक रही थी। ये बहुत धुंधला लग रहा था, लेकिन इसके अस्तित्व ने लॉन्ग हाओ चेन की उपस्थिति को पूरी तरह से छुपा दिया। जब तक दूसरे पक्ष की मानसिक शक्ति लॉन्ग हाओ चेन से आगे नहीं निकल जाती, तब तक उस पर पड़ने वाली कोई भी मानसिक परीक्षण क्षमता बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं करेगी। ठीक उसी तरह लॉन्ग हाओ चेन राक्षसों की किसी भी छोटी स्काउटिंग पार्टी से नहीं टकराया और सीधे होली नाइट्स माउंटेन रेंज की ओर चला गया। रेजिस्टिंग ड्रैगन माउंटेन पास से होली नाइट माउंटेन रेंज तक की दूरी बहुत अधिक नहीं थी, अधिकतम 100 किलोमीटर। राक्षस सेनाएं स्पष्ट रूप से उस पर हमला करने का विकल्प भी चुन सकती थीं, लेकिन इसके लिए उन्हें मानव क्षेत्र में गहराई तक घुसना होगा। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि शूरवीरों की पवित्र पर्वत श्रृंखला कोई धक्का मुक्की नहीं है। नाइट टेम्पल द्वारा हजारों वर्षों की संपत्ति जमा करने के बाद कौन जानता था कि नाइट सेक्रेड माउंटेन रेंज में कितने प्रकाश तत्व वाले जादुई जानवर आबाद थे। वे अधिकतर चौथे या 5वें चरण के पावरहाउस थे, लेकिन कुछ 10वें चरण के जादुई जानवर भी थे। इन प्रकाश तत्व जादुई जानवरों और अंधेरे तत्व राक्षसों के बीच अंतर्निहित संघर्ष बिल्कुल अपूरणीय था। यदि वे पहाड़ पर हमला करने का निर्णय लेते हैं, तो उन्हें पवित्र शूरवीर पर्वत श्रृंखला में रहने वाले सभी जादुई जानवरों के सामूहिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा, और वह भी सेवानिवृत्त पावरहाउसों का उल्लेख किए बिना। शूरवीर के मंदिर का नाइट टेम्पल युद्ध के मैदान में शामिल होने के लिए जादुई जानवरों के बड़े बैचों को स्थानांतरित करने में असमर्थ था, लेकिन अगर राक्षसों ने पवित्र नाइट माउंटेन रेंज पर हमला करने की हिम्मत की, तो यांग हाओहान और लॉन्ग तियानयिंग को शूरवीरों के किनारों पर हमला करने में बिल्कुल कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। इस प्रकार दानव पक्ष के मुख्य कमांडर मृत्यु दानव भगवान समीनागा ने सावधानीपूर्वक केवल प्रतिरोधी ड्रैगन माउंटेन पास पर हमला करने का निर्णय लिया और नाइट्स पवित्र पर्वत श्रृंखला से परहेज किया। यदि कोई दीर्घावधि में चीजों पर विचार करता है, तो शूरवीरों की पवित्र पर्वत श्रृंखला को हटाना निश्चित रूप से शूरवीरों के लिए एक भारी झटका होगा। हालांकि इसमें रहने वाले जादुई जानवरों से छुटकारा पाने से राक्षसों को लाभ नहीं होगा, बल्कि इसके बजाय बहुत बड़ा जोखिम होगा, जो अवांछनीय था। यदि प्रतिरोधी ड्रैगन माउंटेन पास द्वारा हमला किया जाता है, तो वह शूरवीरों के मुख्य समूह को वापस ले जा सकता है या उन्हें दूर भी ले जा सकता है। सेमिनागा ने अपनी कुछ सेनाओं को होली नाइट्स माउंटेन रेंज तक ले जाने की परवाह नहीं की। कम से कम अभी के लिए उसे अस्थायी रूप से उस पर हमला करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। होली नाइट्स माउंटेन रेंज की दूरी जितनी कम होगी, आसपास के प्रकाश सार की तीव्रता उतनी ही अधिक होगी। एक सुनहरी वाष्प की रोशनी उठती और फैलती हुई देखी जा सकती थी, और एक राजसी पहाड़ की धुंधली आकृति दिखाई देने लगी थी। पिछली बार जब वह यहाँ आया था, तो ये दूसरी दिशा से था, इसलिए लॉन्ग हाओ चेन को इसका स्पष्ट एहसास नहीं हुआ, लेकिन इस बार उसे ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि होली नाइट्स पर्वत श्रृंखला की सीमा में प्रवेश करने के बाद ठंडी हवा नहीं लग रही थी वहां होना। क्षेत्र को कुछ और मारना। लॉन्ग हाओ चेन को अंततः समझ में आया कि इस पर्वत श्रृंखला ने अत्यधिक ठंडी धाराओं को अवरुद्ध कर दिया है, और इस प्रकार राक्षस सेना के खिलाफ एक बाधा के रूप में कार्य किया है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि प्रतिरोधी ड्रैगन माउंटेन दर्रे पर केवल एक तरफ से हमला किया गया था और राक्षसों ने इसे घेरने की कोशिश नहीं की थी। यहां तक कि पवित्र नाइट पर्वत श्रृंखला का वातावरण भी राक्षसों के लिए घातक होगा।
लॉन्ग हाओचेन को अभी भी स्पष्ट रूप से याद है कि पिछली बार जब उन्होंने होली नाइट माउंटेन रेंज में प्रवेश किया था तो यहाँ का प्रकाश सार बाहर की तुलना में कम से कम 5 गुना अधिक केंद्रित था। शूरवीरों के लिए ये निस्संदेह एक असाधारण अच्छा प्रशिक्षण मैदान था। लेकिन बहुत पहले से इस स्थान पर केवल प्रकाश तत्व वाले जादुई जानवरों का पोषण होता था। नाइट टेम्पल ने शूरवीरों को यहाँ प्रशिक्षण देने पर सख्ती से रोक लगा दी थी और लॉन्ग हाओचेन को इसके कारण का अंदाजा था। सेक्रेड नाइट्स पर्वत श्रृंखला के भीतर प्रकाश सार को अवशोषित करने के लिए कुछ जादुई संरचनाएं थी या यहाँ कुछ प्राकृतिक खजाने थे जो प्रकाश सार को पर्वत श्रृंखला को ढके हुए रखते थे। ये स्थान निश्चित रूप से शूरवीरों की खेती को बढ़ावा देने में मदद कर सकता था, लेकिन प्रकाश का ये सार शायद सीमित था। यदि यहाँ बड़ी संख्या में शूरवीरों को खेती करने की अनुमति दी गई तो ऊर्जा की एकाग्रता सबसे अधिक प्रभावित होगी। ये कंजूस होने की बात नहीं थी, बल्कि लंबी अवधि की गणना करने की बात थी। होली नाइट माउंटेन रेंज के अस्तित्व ने न केवल प्रतिभाशाली शूरवीरों को प्रकाश तत्व माउंट का निरंतर प्रवाह प्राप्त करने की अनुमति दी, बल्कि साथ ही राक्षसों के लिए एक अटूट बाधा के रूप में भी काम किया। एक जस्ता केंद्रित प्रकाश सार सामान्य से कई गुना अधिक शक्तिशाली, राक्षसों के लिए जहर से भी अधिक जहरीला था। यदि राक्षसों ने होली नाइट्स माउंटेन रेंज से गुजरने के लिए एंड्योरिंग ड्रैगन माउंटेन पास का चक्कर लगाने की हिम्मत की तो उन्हें ऐसे परिणामों का सामना करना पड़ेगा जिनकी कोई अच्छी तरह से कल्पना कर सकता है। लॉन्ग हाओचेन को अभी भी उस समय की महान सम्मानकारी जानकारी याद है और उसे धीरे से महसूस हुआ कि उसने जो एकमात्र चीज पकड़ी थी वह नाइट सेक्रेड माउंटेन रेंज के रहस्यों का एक छोटा सा हिस्सा था। बड़ी मात्रा में सुनहरी धुंध समेटे इस पर्वत श्रृंखला में कुछ और भी रहस्य विद्यमान होंगे। बेशक ये रहस्य निश्चित रूप से गठबंधन के लिए फायदेमंद थे। उस समय की बात करें तो गुरु ने कहा कि पवित्र शूरवीरों की पर्वत श्रृंखला के शिखर पर एक विशाल जादुई संरचना थी जिसने जादुई जानवरों की बुरी प्रवृत्तियों को दबा दिया था और यही कारण है कि नुकसान से बचने के लिए किसी को भी यहाँ खेती करने की अनुमति नहीं है। प्रकाश सार का संतुलन और जादुई जानवरों के विस्फोट का कारण बनता है। लेकिन ऐसा लगता है कि गठबंधन ने यही घोषणा की है। सच्चाई ऐसी नहीं है। सुनहरी धुंध में प्रवेश करने के बाद लॉन्ग हाओचेन ने चुपचाप एक आह भरी। ये पहले से ही अतीत से बहुत अलग था और एक गोल्ड फाउंडेशन नाइट और एक पवित्र नाइट के रूप में प्रकाश सार की उनकी धारणा अतीत की तुलना में बहुत अलग थी। इस स्थान का प्रकाश सार न केवल समृद्ध और शुद्ध था बल्कि एक विशेष लय में भी चलता था। इसे पूरी तरह से एक जादुई संरचना द्वारा कैसे व्यवस्थित किया जा सकता है। इस प्रकार राक्षसों को रोकने के लिए प्रकाश तत्व की एकाग्रता को बनाए रखने के लिए नाइट टेम्पल ने किसी को यहाँ खेती करने की अनुमति नहीं दी, जैसा कि उन्होंने अनुमान लगाया था। लेकिन लॉन्ग हाओचेन को लगा कि वह अभी भी कुछ देख रहा है। हालांकि उन्होंने पूरी तरह से जांच नहीं की क्योंकि आखिरकार यह एलायंस और नाइट टेम्पल मुख्यालय के लिए विचार का विषय था, न कि उससे कोई लेना देना। अध्याय 496 गोल्डन कास्ट कवच भाग 3। आगे चलने के कुछ देर बाद ही लॉन्ग हाओचेन ने अचानक अपने कदम रोक दिए, अपना लबादा उतार दिया और सोने का पिघला हुआ कवच प्रकट किया। एक पुरानी आवाज आई, नमस्कार माननीय गोल्ड फाउंडेशन नाइट, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप क्यों आए? रोशनी की धुंध में एक लंबी आकृति आगे बढ़ती हुई नजर आ रही थी। इस बूढ़े व्यक्ति का बायां हाथ और एक आंख गायब थी। वह सेक्रेड नाइट्स माउंटेन रेंज की रक्षा करने वाले बूढ़े लोगों में से एक था। नमस्ते बूढ़े आदमी, मैं यहाँ एक माउंट चुनने आया हूँ। एलायंस ने मुझे अपना प्राधिकरण दिया। लॉन्ग हाओचेन इस बूढ़े व्यक्ति के प्रति बेहद सम्मानजनक था। उसने एक कदम आगे बढ़ते हुए उसे प्रणाम किया और फिर उसके सामने रुक गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे इस बूढ़े व्यक्ति की उपस्थिति का एहसास हुआ था कि उसने पहले ही अपना सोना पिघला हुआ कवच प्रकट कर दिया था। लॉन्ग हाओचेन की युवा आवाज को सुनकर बूढ़ा व्यक्ति काफी आश्चर्यचकित था। वो एक महाकाव्य स्तर का सोना पिघला हुआ कवच था, लेकिन उसमें से आने वाली आवाज वास्तव में अपर्याप्त लग रही थी। इस युवा सज्जन ने जो फरमान पेश किया उससे उसे पता चला कि यह संभवतः झूठा नहीं हो सकता। इसमें टेम्पल ऑफ द नाइट के लिए विशेष रूप से एक जटिल कोडित पाठ था। बहुत जल्दी बूढ़े सज्जन ने उसे वापसी का फरमान सुना दिया। बूढ़े सज्जन ने सम्मानपूर्वक लॉन्ग हाओचेन की ओर देखते हुए कुछ दिखाया। बेचैनी के कारण लॉन्ग हाओचेन को जल्दी जल्दी आगे बढ़ना पड़ा। एल्डर, मेरा नाम लॉन्ग हाओचेन है, कृपया मुझे वह कॉल करें। इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग हाओचेन। इन शब्दों को सुनकर बूढ़ा व्यक्ति आश्चर्यचकित हो गया और फिर उसे देखने के लिए अपना शरीर घुमाया। तो आप वास्तव में लॉन्ग हाओचेन हैं। तभी उन्हें एहसास हुआ कि टेम्पल अलायंस में उनका नाम कितना प्रसिद्ध हो गया है।
लेकिन चूंकि चीजें अब वापस नहीं ली जा सकती थीं, इसलिए उसने जवाब में बस सिर हिला दिया। बूढ़े ने थोड़ा रुककर गरिमामय स्वर में कहा, भविष्य में अपना नाम दोबारा उजागर न करना। भले ही यह हमारी पवित्र पर्वत श्रृंखला है, फिर भी आप बहुत उतावले थे। हाँ, लॉन्ग हाओचेन को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। अगर उसकी पहचान लीक हो गई तो चीजें वाकई परेशानी वाली हो जाएंगी। कौन जानता था कि राक्षस जासूस आसपास थे। मेरे साथ आइए। आपका सोना पिघला हुआ कवच 12वां है, इसलिए मैं आपको 12वां सोने का शूरवीर कहूंगा। हाँ, लॉन्ग हाओचेन सहमत हो गया और बूढ़े व्यक्ति के पीछे पहाड़ पर चला गया। यह आपका यहां आने का पहला मौका नहीं है, इसलिए मैं आपको अपना रास्ता स्वयं चुनने दूंगा। क्या आपको जादुई जानवरों के ग्रेड का पता लगाने के लिए परीक्षण टोकन की आवश्यकता है? बूढ़े ने पूछा। लॉन्ग हाओचेन ने अपना सिर हिलाया। ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि वह अपने साधना स्तर पर जादुई जानवर का ग्रेड निर्धारित करने में असमर्थ हो। तो सावधान रहो। बूढ़े व्यक्ति ने चलना बंद कर दिया और लॉन्ग हाओचेन को ले जाने के लिए एक निश्चित दिशा की ओर इशारा किया। धन्यवाद, बूढ़े आदमी। दूसरी बार यहां आने पर पहली बार से बिल्कुल अलग प्रभाव पड़ा। आगमन पर उन्हें महसूस हुआ कि परिवेश अत्यधिक प्रतिबंधित लग रहा था। और ये सभी प्रतिबंध बहुत अच्छी तरह से छिपे हुए थे, क्योंकि उनकी मानसिक शक्ति के स्तर से भी उनमें से केवल एक हिस्से का ही पता लगाया जा सकता था। दूसरे शब्दों में, गलत रास्ते पर जाने से संभवतः ये प्रतिबंध लागू होंगे। उन प्रतिबंधों द्वारा कायम शक्ति की डिग्री निर्धारित करना काफी कठिन था। बूढ़े व्यक्ति द्वारा बताई गई दिशा के अनुसार आगे बढ़ते हुए लॉन्ग हाओचेन के दृश्य में एक नया दृश्य बहुत तेजी से दिखाई दिया। उज्ज्वल, सुंदर और गर्म धूप की फुहारों के नीचे मीठी महकदार वनस्पतियों के साथ साथ टूटे हुए पेड़ों की छवियां दिखाई दी, जिससे क्षेत्र को बहुत ताजा एहसास हुआ। एक गहरी सांस लेते हुए लॉन्ग हाओचेन ने पूरी तरह से चिंताओं से मुक्त महसूस किया। यहाँ प्रकाश के समृद्ध सार ने उन्हें समुद्र में मछली जैसा महसूस कराया। और उसके सोने के पिघले हुए कवच को बहुत पहले चार्ज किया गया था, लेकिन इसकी गहरी सुनहरी सतह पर सुनहरी चमक और चमकदार नारंगी चमक का हल्का निशान था। चाहे वह खेती और युद्ध के संबंध में हो, किसी भी हल्के फुल्के बिजलीघर को इस स्थान पर बड़े पैमाने पर बढ़ावा मिलेगा। इस बार उसे दिशाएं पहचानने के लिए किसी पहाड़ की चोटी पर चढ़ने की जरूरत नहीं थी। अपनी महान धारणा पर भरोसा करते हुए लॉन्ग हाओचेन ने आसानी से होली नाइट्स माउंटेन रेंज के गहरे मध्य भागों में अपना रास्ता खोज लिया। सुनहरी रोशनी की चमक के साथ चारों पंख बाहर निकल आए, मानो सोने के पिघले हुए कवच को छेद रहे हों। उसकी पीठ से फैलते हुए इन पंखों को गहरे सोने के रंग के पिघले हुए सोने के कवच द्वारा भी संरक्षित किया गया था। जैसे ही उसकी आकृति चमकी, लॉन्ग हाओचेन ने आकाश में अपना रास्ता बनाया और आश्चर्यजनक रूप से पाया कि उसके कवच की गति के नीचे उसके पंख थे। आध्यात्मिकों ने अपनी गति कम से कम 30% बढ़ा दी। ऐसा लग रहा था कि पहाड़ की पहली चोटी तक पहुंचने के लिए उसे केवल अपने पंखों की कुछ हरकतें करनी होंगी। फिर उसने अपने पंख फैलाए और अंदर जाने की योजना बनाने लगा। जब भी लॉन्ग हाओचेन तेजी से आगे बढ़ता, ऐसा लगता जैसे उसके चारों ओर की हवा तरंगित हो गई हो। धीरे धीरे उसके शरीर ने उसके चारों ओर एक सुनहरा अवरोध उत्पन्न करना शुरू कर दिया। यह कोई कौशल नहीं था जिसे उन्होंने अपनी पहल पर इस्तेमाल किया था, बल्कि प्रकाश सार का एक संघनन था जिसे उन्होंने अंतहीन रूप से अवशोषित किया था। सेक्रेड नाइट्स माउंटेन रेंज की इस यात्रा के लिए लॉन्ग हाओचेन का लक्ष्य बहुत स्पष्ट था। उसने बहुत पहले ही उस प्रकार के जादुई जानवर को चुन लिया था जो उसका साथी बनेगा। हालांकि वह वास्तव में हाओयू के साथ लड़ना जारी रखना चाहता था, लेकिन हाओयू का अस्तित्व अत्यधिक संवेदनशील था। केवल राक्षस स्तंभों को नष्ट करने के महत्वपूर्ण क्षणों में ही वह खुद को बाहर आने की अनुमति दे सकता था। पिछले 1.5 साल की खेती के दौरान लॉन्ग हाओचेन को अपनी रक्तवाहिकाओं के कनेक्शन के माध्यम से महसूस हो रहा था कि हाओयू की ताकत भी अच्छी तरह से बढ़ रही है। लेकिन हाओयू कुछ दबा रहा था और ताकत जमा करने की प्रक्रिया से गुजर रहा था, इसलिए लॉन्ग हाओचेन को ठीक से पता नहीं था कि उसकी खेती अभी किस स्तर पर पहुंच गई है। होली नाइट पर्वत श्रृंखला बहुत चौड़ी थी और लॉन्ग हाओचेन की गति से भी उसे पर्वत श्रृंखला के केंद्र तक पहुंचने में आधा घंटा लग गया। उसके बाद उसने पर्वत श्रृंखला में जाना बंद कर दिया, क्योंकि वह जानता था कि ये 10वें चरण के जादुई जानवरों का क्षेत्र था जो उसके वर्तमान लक्ष्य नहीं थे। अपने चारों पंखों को फैलाकर उसका शरीर हवा में तैरता रहा। लॉन्ग हाओचेन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी तर्जनी और मध्यमा उंगलियों को अपनी भौहों के बीच रखते हुए आसपास के वातावरण पर ध्यान केंद्रित किया। उसके सिर के आसपास के क्षेत्र में कुछ पारदर्शी तरंगें धुंधली दिखाई दे रही थीं। ये मानसिक शक्ति की शुद्ध तरंगें थीं।
ये केवल इसलिए था क्योंकि लॉन्ग हाओचेन की मानसिक क्षमता सामान्य लोगों से परे थी कि वह परीक्षण विधियों का उपयोग कर सके। आखिरकार ऐसा नहीं था कि वह कोई मानसिक विशेषता का पावरहाउस था। जैसे ही उन्होंने क्षेत्र की जांच की, लॉन्ग हाओचेन ने अपनी उड़ान जारी रखी और होली नाइट्स माउंटेन रेंज के केंद्र से समान दूरी पर चलते हुए किनारे की ओर बढ़ गए। इस बार उसकी उड़ान की गति काफी धीमी हो गई थी। अंततः अपने लक्ष्य को खोजने में उससे लगभग आधे घंटे का समय लगा और उसके चेहरे पर सुखद आश्चर्य की अभिव्यक्ति हुई। जैसे ही उसके चारों पंख पूरी ताकत से फड़फड़ाने लगे, उसकी पीठ से सुनहरी लपटें फैलने लगीं, जिससे उसे गोली की तरह पूरी गति से आगे की ओर फेंकना पड़ा। जब लॉन्ग हाओचेन ने पेड़ों के बीच से अपना रास्ता बनाया और अंत में जमीन पर उतरा, तो पानी का एक झरना उसकी दृष्टि में आया। वर्तमान में दर्जनों प्रकाश तत्व वाले जादुई जानवर इस पानी को पी रहे थे, जो लॉन्ग हाओचेन के प्रति कुछ सतर्कता दिखा रहा था। लॉन्ग हाओचेन के चारों ओर प्रकाश का एक सौम्य और शुद्ध सार जारी किया गया। वह आगे नहीं बढ़ा बल्कि अपने कदम रोक दिए। उसका कवच भी गायब हो गया और उसका मूल स्वरूप प्रकट हो गया। लॉन्ग हाओचेन ने अपने सोने के पिघले हुए कवच को पुनः प्राप्त किया और सामने के जादुई जानवरों को गर्मजोशी से देखते हुए स्थिर खड़ा रहा। धीरे धीरे उन्हें अपने शरीर के चारों ओर प्रकाश के उतार चढ़ाव का एहसास होने लगा और उनकी सतर्क अभिव्यक्तियां धीरे धीरे गायब हो गईं। फिर उन्होंने नजरें बाहर निकालनी शुरू कर दी, आश्चर्य और सौहार्द। सबसे पहले बाहर आने वाला एक चूहे के आकार का जादुई जानवर था जो उछलकर उसके कंधे पर चढ़ गया। लॉन्ग हाओचेन उस दृश्य को देखकर मुस्कुराया और धीरे से छोटे चूहे को सहलाया। उस छोटे चूहे का लापरवाह रूप देखकर अन्य जादुई जानवर अंततः शांत हो गए और धीरे धीरे लॉन्ग हाओचेन के पास पहुंचे। लेकिन कोई ये देख सकता है कि जैसे जैसे वे लॉन्ग हाओचेन के पास पहुंचे, वे उसके प्रति अधिक से अधिक प्रशंसा दिखाने लगे। ये स्वाभाविक ही था। लॉन्ग हाओचेन प्रकाश का वंशज था, भगवान का चुना हुआ। उनके द्वारा छोड़े गए प्रकाश सार की शुद्धता होली नाइट्स माउंटेन रेंज से अधिक थी, और इसके अलावा भगवान के चुने हुए के रूप में उनकी विरासत के कारण लॉन्ग हाओचेन में प्रकाश तत्व जादुई जानवरों के प्रति एक मजबूत आकर्षण था। वे उसके प्रति किसी भी प्रकार की शत्रुता कैसे दिखा सकते हैं? ये स्थान पहले से ही सेक्रेड नाइट्स पर्वत श्रृंखला की गहराई में था। ये जादुई जानवर अलग अलग आकार और प्रकार के थे, लेकिन खेती का सबसे निचला स्तर छठे चरण पर था, जो मानव के पांचवें चरण के अनुरूप था। और उनके कदम जितने ऊंचे थे, वे उतने ही अधिक होशियार हो गए। क्या आप मेरे बूढ़े आदमी के बारे में जानते हैं? मैं इसकी तलाश कर रहा हूं। लॉन्ग हाओचेन ने धीमी आवाज में इन जादुई जानवरों से पूछा, और तुरंत एक पूरी तरह से सुनहरे पक्षी ने सिर हिलाया और उसके पास आया, अपने पंख फैलाने और एक निश्चित स्थान पर जाने से पहले लॉन्ग हाओचेन के शरीर पर अपनी चोंच थपथपाए। लॉन्ग हाओचेन ने इस स्थान को इसलिए चुना क्योंकि यह एक जल स्रोत था। किसी भी जादुई जानवर को पीने की जरूरत होगी, इसलिए किसी ऐसे व्यक्ति के मिलने की संभावना बहुत अधिक थी जिसे वह जादुई जानवर मिल गया था जिसकी उसे तलाश थी। लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनकी असाधारण शुद्ध प्रकाश तत्व आभा इतने सारे जादुई जानवरों को आकर्षित करेगी। उस पक्षी ने पहले ही उसकी सहायता कर दी थी, इसलिए वह यहीं बैठी प्रतीक्षा कर रही थी, ध्यान की स्थिति में नहीं, लेकिन अपनी आभा को छुपाए बिना। इन जादुई जानवरों के पास स्वाभाविक रूप से जाने का कोई कारण नहीं था, और वे उत्साह और खुशी से भरे हुए लॉन्ग हाओचेन के पास एकत्र हो गए। यहां तक कि आमतौर पर शत्रुतापूर्ण जादुई जानवर भी तब बहुत शांत थे। कोई भी शांत माहौल में खलल डालने को तैयार नहीं था। थोड़ी देर बाद दूर से एक आवाज गूंजी, फिर एक सुनहरी आकृति तेज गति से उड़ती हुई आई। लॉन्ग हाओचेन की आंखें खुशी से चमक उठीं। ये सचमुच आया। अध्याय 497 स्टार किंग भाग 1। लॉन्ग हाओचेन ने यूनिकॉर्न के एक समूह को देखा, बर्फ से सफेद अलग, उनके सिर से एक सुनहरा अयाल और एक सुनहरा सर्पिल आकार का सींग निकल रहा था। प्रत्येक गेंडा के पास बड़े पंखों की एक जोड़ी थी, जो शुद्ध सफेद थे और उनके सिरे सोने की तरह चमक रहे थे। उनके चलने के बीच में उनके नीचे सुनहरे आभामंडल को धुंधला सा देखा जा सकता था। इन स्टारलाइट यूनिकॉर्न के रैंकों के बीच एक विशेष रूप से लंबा यूनिकॉर्न सामने उड़ रहा था, जो 6 या 7 मीटर लंबा था, जिसका सींग आधे मीटर से अधिक लंबा था। उसके पंखों का जोड़ा अकेले ही चमक रहा था। उसकी आंखों का नजारा अविश्वसनीय रूप से आश्चर्यचकित कर देने वाला लग रहा था। ठीक है, लॉन्ग हाओचेन का वर्तमान लक्ष्य एक स्टारलाइट यूनिकॉर्न था, जिसे शूरवीरों के लिए उच्चतम श्रेणी के साथी के रूप में जाना जाता था। हाय दोस्त, क्या आप अब भी मुझे याद हैं? लॉन्ग हाओचेन ने तेज कदमों से समूह का नेतृत्व करते हुए स्टारलाइट यूनिकॉर्न किंग से संपर्क किया। जब स्टारलाइट यूनिकॉर्न किंग ने इसे स्पष्ट रूप से देखा, तो सुनहरी रोशनी की एक स्क्रीन ने तुरंत उन्हें घेर लिया।
लॉन्ग हाओचेन ने कोशिश नहीं किया इससे बचे, सुनहरी रोशनी को उसे गले लगाने दें। उसके मन में स्टारलाइट यूनिकॉर्न की आवाज सुनी जा सकती थी। तो यह वास्तव में आप ही हैं, किंड्रेड ऑफ लाइट नाम। ये खुशी की बात है कि मैं आपको एक बार फिर से देख पाया। लेकिन मुझे सच में यह उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने कम समय में इतने शक्तिशाली बन जाओगे। और आपकी पवित्र आभा पहले से भी अधिक पवित्र हो गई लगती है। स्टारलाइट यूनिकॉर्न लॉन्ग हाओचेन से बहुत परिचित लग रहा था। यदि कोई यह कह सकता है कि उसने पिछली बार केवल लॉन्ग हाओचेन की जन्मजात प्रतिभा को पहचाना था, तो इस बार उसने हाओचेन के बारे में हर चीज को मंजूरी दे दी। ऐसा कहने के बाद वह आगे बढ़ा और अपना सिर नीचे करके लॉन्ग हाओचेन के हाथ पर रगड़ा। अपनी गर्दन पर सुनहरे अयाल को सहलाते हुए लॉन्ग हाओचेन ने घोषणा की, पुराने दोस्त, मैं आज तुम्हें ढूंढने आया हूं। मुझे ढूंढे, क्या आपको कुछ हुआ? स्टारलाइट यूनिकॉर्न ने अपना सिर उठाया, उसके चेहरे पर एक आश्चर्यचकित भाव दिखाई देने लगा। लॉन्ग हाओचेन ने उत्तर दिया, मुझे आशा थी कि आप मेरे साथ पहाड़ छोड़ेंगे और मेरी मदद करेंगे। स्टारलाइट यूनिकॉर्न किंग से आने वाली पवित्र रोशनी अधिक शक्तिशाली हो गई और जल्दी ही उसकी आंखों का रंग गहरा हो गया। प्रकाश के महान वंशज, भगवान का चुना हुआ, मैं आपका पर्वत बनने के लिए योग्य नहीं हूं। और इसके अलावा ऐसा लगता है कि आपके पास पहले से ही एक माउंट है। लॉन्ग हाओचेन ने सिर हिलाया, ये सही है, मेरे पास पहले से ही एक किराए का साथी है। परंतु कुछ विशेष कारणों से वह अस्थायी रूप से मेरी ओर से लड़ने में असमर्थ है। राक्षस हम पर आक्रमण करने आए थे और वे पहले ही हमारे विरुद्ध पवित्र युद्ध छेड़ चुके हैं। हम हार का सामना नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा करेंगे तो पूरा महाद्वीप भयानक स्थिति में आ जाएगा। एक शूरवीर के रूप में मुझे राक्षसों का सामना करना होगा और इसलिए मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। मुझे आपको किसी अनुबंध में बांधने की आवश्यकता नहीं है और मैं केवल यह आशा करता हूं कि मैं अपनी तरफ से लड़कर आपको अपना साथी और मित्र बना सकूं। स्टारलाइट यूनिकॉर्न किंग चौंक गया और पूछने से पहले अनिश्चित रूप से खुद से बुदबुदाया, तुमने मुझे क्यों चुना? इस पवित्र पर्वत पर कई प्रकाश तत्व वाले जादुई जानवर हैं जो मुझसे कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। भगवान के चुने हुए होने के नाते मेरा मानना है कि ऐसा कोई जादुई जानवर नहीं है जो आपके निमंत्रण को अस्वीकार कर देगा, क्योंकि आपके साथ रहने से हमारी खेती में बहुत मदद मिलेगी। लॉन्ग हाओचेन ने एक फीकी मुस्कान दिखाए, ऐसा इसलिए है क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं, केवल आप ही शुद्धतम प्रकाश गुण वाले हैं और केवल आपका हृदय शुद्ध है। मुझे एक ऐसे साथी की जरूरत है जो मेरे साथ अच्छा काम कर सके, किसी शक्तिशाली व्यक्ति की नहीं। मुझे लगता है आपको ये समझना चाहिए। इसके अलावा, हालांकि आप वर्तमान में केवल 9वें चरण के जादुई जानवर हैं, जो हम मनुष्यों के लिए 8वें चरण के बराबर है, मेरा मानना है कि निरंतर लड़ाइयों से गुजरने के बाद आपकी साधना बढ़ेगी और एक दिव्य यूनिकॉर्न बनने के लिए आगे बढ़ना असंभव नहीं होना चाहिए। उसे यह कहते हुए सुनकर स्टारलाइट यूनिकॉर्न की आंखें चमक उठी। हल्के से उसकी ओर सिर ही लाया, तुरंत समझ गया कि लॉन्ग हाओचेन उसके लिए क्या कर रहा था। चूंकि लॉन्ग हाओचेन ने प्रकाश की देवी का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया था, अगर वह लंबे समय तक उसके साथ रहता तो ये बहुत संभव था कि स्टारलाइट यूनिकॉर्न किंग की जन्मजात प्रतिभा की सीमाएं हल हो जाएंगी, जिससे यूनिकॉर्न बनने की संभावना बढ़ जाएगी। अलौकिक, सभी ज्ञात दिव्य यूनिकॉर्न में से लगभग हर एक को विशेष रूप से अनुकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था। किंड्रेड ऑफ लाइट के साथ लड़ना स्वाभाविक रूप से कुछ ऐसा था जिसे स्टारलाइट यूनिकॉर्न किंग करने को तैयार था। वर्तमान लॉन्ग हाओचेन मध्य उड़ान में पूर्ण रूप से भगवान द्वारा चुना गया था, पहले से भी अधिक उच्च स्थिति का, जो मूल रूप से उनके पास प्रकाश के वंशज के रूप में था। उस समय स्टारलाइट यूनिकॉर्न किंग ने लॉन्ग हाओचेन को अस्वीकार कर दिया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि लाइट का वंशज बहुत शक्तिशाली दुश्मनों को आकर्षित करेगा, लेकिन वर्तमान लॉन्ग हाओचेन के पास स्पष्ट रूप से आत्म सुरक्षा के लिए पर्याप्त कौशल था। मैं समझता हूं, मैं आपका साथी बनने को तैयार हूं। स्टारलाइट यूनिकॉर्न किंग ने लॉन्ग हाओचेन के सामने अपना सींग पेश करते हुए अपना सिर नीचे कर लिया। मामला लॉन्ग हाओचेन की अपेक्षा से भी अधिक आसान था। वह जानता था कि तथ्य यह है कि यूनिकॉर्न राजा ने उसे बजाने के लिए अपना सींग दिया था। इसका मतलब था कि वह लॉन्ग हाओचेन के प्रति वफादारी स्वीकार कर रहा था। उसके बेहद गर्म और संवेदनशील सींग को हल्के से सहलाते हुए लॉन्ग हाओचेन ने उसका सिर पकड़ लिया। धन्यवाद दोस्त, मुझे लगता है आपको इसका पछतावा नहीं होगा। आइए मिलकर अंधकार को दूर करें। यदि भविष्य में आपको किसी चीज के लिए मेरी सहायता की आवश्यकता होगी तो मैं सहायता प्रदान करने की पूरी कोशिश करूंगा। स्टारलाइट यूनिकॉर्न ने अपना सिर हिलाया, मुझे बस आशा है कि आप मेरी मूल अस्वीकृति को माफ कर देंगे।
लॉन्ग हाओचेन ने केवल मुस्कुराहट दिखाए, ये कुछ भी नहीं है। उस समय की बात करें तो आखिरकार मैं आपके साथी के रूप में कार्य करने के लिए बहुत कमजोर, पूरी तरह से अयोग्य था। स्टारलाइट यूनिकॉर्न ने उसे कृतज्ञ दृष्टि से देखा। आपका दिल सोने से बना है। आपकी क्षमा के लिए धन्यवाद। इतना कहकर वो पीछे मुड़ा और अपने साथी स्टारलाइट यूनिकॉर्न की ओर कुछ चिल्लाने लगा। ये स्टारलाइट यूनिकॉर्न अपने राजा के प्रस्थान से अनिच्छुक थे, तुरंत अपने द्वारा बनाए गए घेरे के बीच में एकत्र हो गए। लॉन्ग हाओचेन रास्ते से हटने के लिए पीछे चला गया। वह जानता था कि स्टारलाइट यूनिकॉर्न किंग अपने साथियों को अलविदा कह रहा है। सेक्रेड नाइट्स माउंटेन रेंज की यह यात्रा बहुत सहज थी। लॉन्ग हाओचेन को पहली बार मिलने के बाद से ही यह स्टारलाइट यूनिकॉर्न किंग पसंद आ गया था। उसे वास्तव में इस स्टारलाइट यूनिकॉर्न किंग की प्रारंभिक अस्वीकृति के प्रति कोई नाराजगी नहीं थी, और अब जब वह उससे दूसरी बार मिला था तो लॉन्ग हाओचेन को उन दोनों के बीच अनुकूलता का स्पष्ट एहसास था। वास्तव में इस स्टारलाइट यूनिकॉर्न किंग को जादुई जानवरों के बीच एक स्टारलाइट दिव्य जानवर होने के सबसे करीब कहा जा सकता है, जबकि दिव्य यूनिकॉर्न के लिए वे स्टारलाइट यूनिकॉर्न का विकास थे। मानव अभिलेखों में बहुत अधिक दिव्य यूनिकॉर्न नहीं थे। लॉन्ग हाओचेन को यह भी आश्चर्य हुआ कि क्या दिव्य यूनिकॉर्न को एक प्रकार का स्टारलाइट दिव्य जानवर कहा जा सकता है। अत्यधिक अनिच्छा के साथ स्टारलाइट यूनिकॉर्न किंग ने अपने कबीले को अलविदा कह दिया और लॉन्ग हाओचेन के पक्ष में लौट आया। मेरे मित्र, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे कुल के लोग अपनी स्वतंत्रता जीतें, तो शायद मैं तुम्हें अपनी सहायता दे सकता हूं। लॉन्ग हाओचेन को पता था कि कई जादुई जानवर पवित्र नाइट माउंटेन रेंज तक ही सीमित थे और मनुष्यों द्वारा बाहर निकाले बिना वे इस जगह को छोड़ने में असमर्थ होंगे। स्टारलाइट यूनिकॉर्न किंग ने अपना सिर हिलाया। कोई जरूरत नहीं, हम वास्तव में ये जगह छोड़ने को तैयार नहीं हैं। यहाँ हमारी प्रजाति विकास में तेजी लाती है, क्योंकि यह एक ऐसा स्थान है जो केवल हमारे जैसे हल्के मौलिक जादुई जानवरों के लिए है। एक प्रकार से यह हमारी पवित्र भूमि है। तो क्या छोड़ने का भी कोई कारण है? यह मामला सिर्फ हमारे स्टारलाइट यूनिकॉर्न समुदाय का नहीं है, अन्य समुदाय ज्यादातर इस विचारधारा को साझा करते हैं। नाइट्स टेम्पल हमारे साथ ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करता है और जब तक वे माउंट की तलाश में आते हैं तब तक ये हमारी तरफ से भी एक विकल्प होता है। ऐसी हम अस्वस्थ हैं तो नाइट टेम्पल कभी भी हमें मजबूर करने की कोशिश नहीं करेगा। यही कारण है कि हमारे संबंध हमेशा सौहार्दपूर्ण रहे हैं। उसने जो कुछ भी कहा उसे सुनकर लॉन्ग हाओचेन को ऐसा लगा जैसे उसकी चिंताएं कम हो गई हो। कम से कम टेम्पल ऑफ द नाइट ने उसे बुरी तरह निराश नहीं किया। हम जा सकते हैं, भगवान के चुने हुए महान व्यक्ति। लॉन्ग हाओचेन ने स्टारलाइट यूनिकॉर्न के सिर को धीरे से थपथपाया। हम दोस्त हैं, इतना औपचारिक होने की कोई जरूरत नहीं है। बस मुझे हाओचेन बुलाओ, ठीक है? और मैं तुम्हें स्टार किंग कहूंगा। कैसा रहेगा? स्टारलाइट यूनिकॉर्न ने गर्मजोशी से सिर हिलाया और उसकी पीठ के पंख फीके पड़ गए। लॉन्ग हाओचेन ने तुरंत यूनिकॉर्न पर चढ़ाई नहीं की, बल्कि स्टारलाइट यूनिकॉर्न किंग की पीठ पर तेजी से आगे बढ़ने से पहले अपने गोल्ड एसेंस मोल्टेन आर्मर को पहन लिया। वे दोनों ये देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुए कि जब लॉन्ग हाओचेन स्टारलाइट यूनिकॉर्न किंग के ऊपर बैठा तो गोल्ड एसेंस पिघला हुआ कवच ऐसा महसूस हुआ जैसे वह उनके चारों ओर पिघल रहा हो। अप्रत्याशित रूप से स्टारलाइट यूनिकॉर्न किंग अकेले स्टार किंग के चारों ओर का गहरा सुनहरा लबादा लॉन्ग हाओचेन की तुलना में बहुत कमजोर था। लेकिन फिर भी स्टार किंग कुछ लाभ प्राप्त कर सकता है जिससे उसकी खेती और लॉन्ग हाओचेन के बीच एक पूर्ण सामंजस्य स्थापित हो सकता है। इस एहसास का वर्णन करना कठिन था, मानो दोनों को एक कर दिया गया हो। अन्य स्टारलाइट यूनिकॉर्न ने स्टार किंग में बदलावों को देखा और आराधना से भरे उस दृश्य के सामने झुकने से खुद को नहीं रोक सके। एक स्टारलाइट यूनिकॉर्न का शरीर आमतौर पर पूरी तरह से सफेद होता है, केवल उसकी आंखें, सींग और अयाल सुनहरे रंग के होते हैं। लेकिन अगर वे दिव्य यूनिकॉर्न में जागृत हो जाएं, तो उनका पूरा शरीर सुनहरा हो जाएगा। और वर्तमान स्टार किंग में कुछ हद तक दिव्य यूनिकॉर्न जैसा प्रभाव था। स्टार किंग में बदलावों को देखकर अन्य जादुई जानवर ईर्ष्या से भर गए। जैसा कि उन्होंने पहले कहा था, सेक्रेड नाइट्स माउंटेन रेंज में कोई भी जादुई जानवर भगवान के चुने हुए व्यक्ति के निमंत्रण को अस्वीकार नहीं करेगा। एक सुनहरी चमक के साथ स्टार किंग ने अपनी पीठ पर पंख फड़फड़ाए, लॉन्ग हाओचेन के साथ आकाश में ले गया और उस दिशा में उड़ गया जहां से लॉन्ग हाओचेन आया था। स्टार किंग की उड़ान गति बेहद तेज थी, संभवतः अधिकतम उड़ान गति के बराबर या उससे भी तेज। उनकी उड़ान भी बेहद स्थिर थी, क्योंकि लॉन्ग हाओचेन को हवा से झटका महसूस नहीं हुआ। स्टार किंग के शरीर पर कोमल आध्यात्मिक ऊर्जा की परतें लॉन्ग हाओचेन की दिशा में उभरी,
जिन्होंने ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा स्टार किंग के साथ जुड़ने के बाद न केवल उनकी पूरी शक्ति के साथ मिश्रित होगी, बल्कि इस प्रकार की भी होगी। जुड़ी हुई आध्यात्मिक ऊर्जा तुरंत स्पिरिट माउंटेन अवस्था में होगी। अध्याय 498 स्टार किंग भाग 2। कोई आश्चर्य नहीं कि एक स्टारलाइट यूनिकॉर्न एक शूरवीर के लिए सर्वोत्तम माउंट है। ये पता चला कि वह उसे इतना बड़ा बढ़ावा देगा, या कम से कम अगर हाओयू से तुलना की जाए तो अकेले लिटिल लाइट का बढ़ावा स्टार किंग के लिए पर्याप्त नहीं होगा। हालांकि येटिंग में भी शुद्ध प्रकाश का गुण था, लेकिन वह स्टार किंग के बराबर नहीं था। तुलनात्मक रूप से येटिंग की मदद अधिक सामान्य थी, जबकि स्टार किंग की विशेषज्ञता को बढ़ावा मिला था। स्टारलाइट यूनिकॉर्न के हमले आमतौर पर उनकी प्रमुख ताकत नहीं थे। स्टार किंग की सवारी करते समय लॉन्ग हाओचेन को वास्तव में ऐसा महसूस हुआ यदि वह पहले ही 9वें चरण का शूरवीर बन गया होता। लेकिन दुर्भाग्य से उसे दिव्य शूरवीर की सीमा से अलग करने वाली दूरी अभी भी बहुत दूर थी। उनके अनुमान के मुताबिक ब्रेकआउट का मौका हासिल करने के लिए उन्हें कम से कम 3 साल और चाहिए होंगे। बेशक 9वीं आत्मा गुहा के विस्तार द्वारा दर्शाए गए महान अवरोध के कारण इन 3 वर्षों को निश्चित रूप से बढ़ाया जाएगा। आधे घंटे से भी कम समय के बाद स्टार किंग लॉन्ग हाओचेन को नाइट सेक्रेड माउंटेन रेंज के आसपास धुंधले क्षेत्र में ले आया। जमीन के ऊपर तैरते समय लॉन्ग हाओचेन अपनी पीठ से नीचे कूद गया और सेक्रेड नाइट्स माउंटेन रेंज के बुजुर्गों के साथ थोड़ी बातचीत करने के बाद वह अंततः स्टार किंग को सेक्रेड नाइट्स माउंटेन रेंज से बाहर ले गया। स्टार किंग, ये देखते हुए कि हम दोनों के बीच कोई अनुबंध नहीं है, अगर मुझे तुम्हें छिपाने की जरूरत है तो क्या तुम पवित्र शूरवीरों की पर्वत श्रृंखला पर वापस लौट पाओगे? लॉन्ग हाओचेन ने पूछा। स्टार किंग ने अपना सिर हिलाया, इसकी कोई जरूरत नहीं है। यदि कोई अनुबंध होता तो भी यह आवश्यक नहीं होता। हम स्टारलाइट यूनिकॉर्न के अपने तरीके हैं। ऐसा कहते हुए स्टार किंग ने अपना सिर उठाया और उसका माथा 5 नक्षत्र वाले तारे के आकार में रोशन हो गया। उस तारे से समृद्ध सुनहरी रोशनी एकत्र हुई और सुनहरी रोशनी की एक चमक के साथ ये तारा आश्चर्यजनक रूप से उसके माथे से निकलकर लॉन्ग हाओचेन के हाथ में जा गिरा। मैं इस सुनहरे सितारे में प्रवेश कर सकता हूँ। प्रवेश करने के बाद मैं निद्रालु अवस्था में आपके बुलाने की प्रतीक्षा में साधना शुरू कर दूंगा। लॉन्ग हाओचेन में बुद्धि की चमक थी, इसलिए यह पता चला कि यही कारण है कि उन्हें स्टारलाइट यूनिकॉर्न कहा जाता है ना? स्टार किंग ने उत्तर दिया, जब भी हम इस क्षमता को सक्रिय करेंगे हम एक छिपे हुए सितारे में बदल जाएंगे। क्या आपको जरूरत है कि मैं खुद को छुपाऊं? लॉन्ग हाओचेन ने अपना सिर हिलाया और गोल्डन स्टार को वापस स्टार किंग पर गिरा दिया। उसने अपना सिर नीचे करके झट से माथे पर रख लिया। चलो भी। लॉन्ग हाओचेन की आंखें चमक रही थीं, 10 मिलियन योगदान बिंदुओं के लिए उनकी यात्रा शुरू हो गई थी। स्टार किंग की पीठ पर लौटते हुए उन्होंने स्टार किंग को अपने पंख फैलाते हुए कुछ कदम दोहराया और सीधे लॉन्ग हाओचेन के नेतृत्व में रेसिस्टिंग ड्रैगन माउंटेन पास की ओर बढ़ गए। धीमे हो जाओ स्टार किंग। चून की प्रतिरोधी ड्रैगन माउंटेन दर्रा पहले से ही दिखाई दे रहा था। लॉन्ग हाओचेन ने अचानक स्टार किंग की पीठ थपथपाई। इस दौरान उनके चेहरे पर गहरा सुनहरा मास्क लगा हुआ था। स्टार किंग ने उड़ना जारी रखा और लॉन्ग हाओचेन को देखा, जबकि तरंगे जो एक बार फिर संवाद करने के लिए उसके सीन से निकली। हाओचेन, मुझे लगा कि कुछ खतरनाक आ रहा है। लॉन्ग हाओचेन ने मुस्कुराते हुए कहा, हम इसी खतरे का इंतजार कर रहे हैं। मुझे डर है कि वे हमें पकड़ नहीं पाएंगे। धारणा के संदर्भ में वह स्टार किंग की तुलना में कैसे पीछे रह सकता है? स्टार किंग की पीठ पर लौटते समय उसने जो शानदार स्वैग दिखाया, उसे देखते हुए शैतानों का ध्यान आकर्षित न करना अजीब होगा। हालांकि लॉन्ग हाओचेन अब अपने लिबादे के पीछे छिपा हुआ था, जिससे ये राक्षस गोल्ड एसेंस पिघले हुए कवच के पीछे अपना चेहरा भी नहीं देख पा रहे थे। लेकिन स्टार किंग स्टारलाइट यूनिकॉर्न के बीच एक राजा था, जो 9वें चरण से एक जादुई जानवर था और एक के बराबर था 8वें चरण की शक्ति। बस उसे सवारी करते हुए देखना एक था लॉन्ग हाओचेन की स्थिति का प्रमाण। राक्षसों की प्रतिक्रिया, जिन्होंने अभी अभी एक ऐसे शूरवीर की खोज की थी जो अकेले चला गया था, ऐसी थी जैसी कोई कल्पना कर सकता है। बेशक लॉन्ग हाओचेन ने खुद को खतरनाक स्थिति में नहीं डाला। सबसे पहले ये स्थान नाइट्स टेम्पल के बहुत करीब था और दूसरा, उसकी खेती और उपकरणों को देखते हुए भागने में कोई समस्या नहीं होगी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसकी मानसिक शक्ति जिस मौजूदा स्तर पर पहुंच गई है, उसे आश्चर्यचकित करना बहुत मुश्किल होगा। अपने गोल्ड एसेंस मोल्टेन आर्मर की गति पर भरोसा करते हुए उनकी धारणा 50 किलोमीटर से अधिक तक बढ़ सकती है, हालांकि दूरी बढ़ने के साथ उनकी इंद्रियां अस्पष्ट हो जाएंगी।
अपनी इंद्रियों से उसने जान लिया कि उसके रास्ते में खड़े सबसे शक्तिशाली राक्षस के पास 8वें कदम की ताकत है। यहीं से 10 मिलियन योगदान अंकों की यात्रा शुरू होगी। स्टार किंग सामान्य उड़ान गति से उड़ता रहा। हालांकि उसका लॉन्ग हाउचेन के साथ कोई औपचारिक अनुबंध नहीं था और वह मानसिक रूप से उसके साथ जुड़ने में असमर्थ थी। स्टारलाइट यूनिकॉर्न को शूरवीरों के लिए सबसे उपयुक्त माउंट के रूप में यूं ही नहीं जाना जाता था। एकमात्र संकेत के साथ उसने तुरंत जवाबी हमला शुरू कर दिया, हमेशा अपने कार्यों से लॉन्ग हाउचेन की अपेक्षाओं को पूरा किया। उदाहरण के लिए, लॉन्ग हाउचेन के बाएं पैर को तनावग्रस्त महसूस करने मात्र से स्टार किंग बाईं ओर चला जाएगा, जिसका झुकाव लॉन्ग हाउचेन द्वारा उसके पैर में लगाए गए बल पर निर्भर करेगा। इस समय प्रकाश का एक नर्म सार पहले से ही स्टार किंग से लॉन्ग हाउचेन के शरीर में स्थानांतरित हो रहा था। लॉन्ग हाउचेन ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं, जिससे उनके भीतर की आध्यात्मिक ऊर्जा ऊपर उठने लगी। प्रकाश की गहरी धुंध उसके शरीर को घेरने लगी। यह पावर स्टोरेज था। दूरी में 10 आकृतियां बिजली की गति से लॉन्ग हाउचेन का पीछा कर रही थीं। जैसे जैसे वे करीब आते गए, आकाश धुंधला और धुंधला होता गया। एक शूरवीर अकेले स्टारलाइट यूनिकॉर्न की सवारी कर रहा है। क्या उनके लिए इससे बेहतर अवसर हो सकता है? ये खबर सुनने के बाद वे तुरंत जितनी तेजी से संभव हो सके आगे बढ़े। समूह का नेतृत्व करने वाले पावरहाउस में सोल्लेस कबीले के पावरहाउस की विशेषताएं थीं। इसके माथे पर 2 सींग थे, भयंकर रूप। ये 3 मीटर से अधिक लंबा था और इसकी पीठ पर पंखों की एक बड़ी जोड़ी फड़फड़ा रही थी, जिससे इसकी उड़ान तेज हो रही थी। उसके दाहिने हाथ में काली लपटों से ढकी खून के रंग की तलवार थी और उसका शरीर अंधकार की गंध से घिरा हुआ था। वह एक निष्प्राण सेनापति था। उसकी पीठ पर सोल्लेस का एक समूह था जो उतना शक्तिशाली नहीं था, ताकत में 7वें चरण पर पहुंच गया था। बिना किसी गलती के ये डेमन स्लेयर रिमूवर्स की एक टीम थी जो पूरी तरह से सोल्लेस कबीले से गठित थी। चूंकि रेसिस्टिंग ड्रैगन माउंटेन पास के बाहर का क्षेत्र डेथ डेमन गॉड समीनागा की देखरेख में था, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से अपने प्रत्यक्ष अधीनस्थों का नेतृत्व किया, जिससे सोल्लेस वंश की एक सेना बनाई गई। हालांकि केवल एक ही जाति से बनी डेमन स्लेयर रिमूवर्स की टीम ढूंढना अभी भी एक बहुत ही दुर्लभ घटना थी। लॉन्ग हाओवन की नज़र में इस दस्ते का गठन हाल ही में किया गया था, जो प्रतिरोधी ड्रैगन माउंटेन पास की स्थिति से निपटने का प्रयास कर रहा था। जैसा कि यांग हाओहान ने कहा, राक्षस संभवतः प्रतिरोधी ड्रैगन माउंटेन दर्रे को पूरी तरह से नहीं घेर सकते। स्पष्टतः उनके पास पर्याप्त नहीं था उसके लिए शक्तियां। यदि उन्होंने कोशिश की तो उनकी सेनाएं निस्संदेह दूर तक फैल जाएंगी और वे नाइट टेंपल द्वारा एक एक करके निपटाए जाने के भाग्य से शायद ही बच पाएंगे। इसलिए मृत्यु के दानव देवता समीनागा ने पर्वत के किनारों को सुरक्षा में रखने की रणनीति अपनाई, ताकि यदि मानव बलों का एक बड़ा समूह तेजी से आए तो वे उन्हें रोकने और घात लगाने के लिए कुछ सैनिकों को नियुक्त करने में सक्षम होंगे। अकेले समीनागा को उम्मीद नहीं थी कि रेजिस्टिंग ड्रैगन माउंटेन पास में जमा संसाधन इतने समृद्ध होंगे। ये पवित्र युद्ध पहले ही 1.5 साल से अधिक समय तक चल चुका था और अभी भी प्रतिरोधी ड्रैगन माउंटेन दर्रा पहले की तरह ही अजेय लग रहा था। तो अभी के लिए ये दानव स्लेयर रिमूवर प्रतिरोधी ड्रैगन माउंटेन पास स्काउट्स का मुकाबला करने के लिए विशेष थे। भले ही उन्हें लगता है कि आपूर्ति की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी प्रतिरोधी ड्रैगन माउंटेन पास को टेंपल एलायंस के साथ संवाद करने की आवश्यकता होगी। इस खातिर उनका उद्देश्य स्काउट्स को भेजना होगा और उनके खिलाफ एक साधन के रूप में राक्षसों ने कुछ दानव स्लेयर रिमूवर तैयार किए, जो छोटी टीमों के रूप में कार्य कर रहे थे, जो दुश्मन स्काउट्स को निपटाने में विशेषज्ञ थे और पहले से ही कई बार इस कार्य में सफल रहे थे। डेमन स्लेयर रिमूवर्स की एक टीम पूरी तरह से सोल्लेस से बनी है। तालमेल के संदर्भ में वे विभिन्न जातियों से बनी एक सामान्य टीम की तरह प्रभावी नहीं हो सकते हैं, लेकिन वे तेजी से आगे बढ़ने और भी अधिक प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया करने में सक्षम थे। साथ ही डेथ डेमन गॉड सेमिनागा के सीधे आदेशों को सुनने में भी सक्षम थे। जैसे जैसे स्टार किंग की गति बढ़ती गई, एक हल्की धुंध और अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी, और यह पहले से ही धुंधली दिखाई दे रही थी। लेकिन अगर किसी ने ध्यान नहीं दिया तो मूल रूप से इस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा जब स्टार किंग उड़ रहा था तो उसने लॉन्ग हाउचेन की शक्ति के भंडारण को छुपाते हुए उसे घेरते हुए एक सुनहरे 6 नक्षत्र वाले तारे का नेतृत्व किया। लॉन्ग हाउचेन की तेजी का सामना करते हुए सोल्लेस कमांडर के चेहरे पर एक बुरी मुस्कान थी। अचानक अपनी पीठ पर पंख फड़फड़ाते हुए उसने कुछ काली रोशनी छोड़ी, जो काली लपटों की तरह बाहर निकल रही थी और उसे अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा की खपत की परवाह किए बिना अपनी पूरी ताकत से तेजी लाने के लिए प्रेरित कर रही थी। जैसे ही उसने लॉन्ग हाउचेन का पीछा करने की पहल की, उसके और अन्य फीन्स के बीच एक अंतर पैदा हो गया।
जो स्वाभाविक रूप से धीरे धीरे पीछे छूट रहे थे। लॉन्ग हाओ चेन की आंखें धीरे धीरे चौड़ी हो गईं, उनकी वर्तमान अभिव्यक्ति उतनी ही साफ लग रही थी जितनी वह अभी अभी गहरे ध्यान की लंबी अवस्था से उठे हों। लेकिन इस बार उन्होंने एक ऐसी ठंडक ले रखी थी जो उस समय मौजूद नहीं थी। स्टारकिन की उड़ान की गति तेजी से बढ़ती जा रही थी, जिसमें स्पष्ट रूप से एक भ्रामक एहसास था। यहां तक कि अपनी पीठ पर लॉन्ग हाओ चेन के साथ उसकी गति सॉललेस कमांडर के संपूर्ण त्वरण से बिल्कुल भी कमतर नहीं थी। रेसिस्टिंग ड्रैगन माउंटेन दर्रे के पास पहुंचते समय दोनों पक्षों ने समान दूरी बनाए रखी। यह पाते हुए कि उसकी गति अपर्याप्त थी, वह सॉललेस कमांडर तुरंत चिंतित हो गया। जैसे ही उसने अपने खाली बाएं हाथ से मुट्ठी छोड़ी, वह अचानक गहरे लाल प्रकाश के साथ फूट पड़ी, जिससे हवा में एक तीव्र विस्फोट हुआ। उनकी प्रणोदन शक्ति के कारण उनकी गति ऐस हो गई और एक बार फिर उठो। त्वरण की यह विधि आध्यात्मिक ऊर्जा की काफी खपत के साथ आई और लंबे समय तक इसका उपयोग नहीं किया जा सका। उसे अब भी ये लाभ था कि वह अपनी गति को अपनी सीमा से अधिक बढ़ा सकेगा। हालांकि इस सोललेस कमांडर को लॉन्ग हाओ चेन की खेती के बारे में नहीं पता था, लेकिन उसे यकीन था कि यह स्टारलाइट यूनिकॉर्न किंग की उपस्थिति के 7वें चरण में कम से कम एक शूरवीर था। ऐसे शूरवीर को मारना एक महान योगदान माना जाएगा। स्टारलाइट यूनिकॉर्न का तो कहना ही क्या। राक्षसों को जो सबसे अधिक पसंद था वह भोजन था, और यद्यपि वे प्रकाश विशेषता से सबसे अधिक नफरत करते थे, उनका पसंदीदा भोजन प्रकाश तत्व जादुई जानवर थे। उनके दृष्टिकोण से वह मांस विशेष रूप से कोमल था। जैसे ही वह पीछे बैठा, लॉन्ग हाओ चेन के पैर थोड़े ऊपर उठे और स्टारकिन को तुरंत उसका इरादा समझ में आ गया। चुपचाप अपने पंख फड़फड़ाने की गति को कम करते हुए वह किनारे की ओर झुक गया और हवा के बीच में एक ऊंचे बिंदु पर एक शानदार चाप खींचा। यह एक महान चाप था जो खींचा गया था क्योंकि निम्नलिखित फील्ड कमांडर लगातार करीब आ रहे थे, लेकिन इसने इस तथ्य को नहीं बदला कि 7वें चरण के फील्ड अभी भी पीछे थे। जोर से मारना स्टारकिन के पंखों से काटने की ध्वनि निकलती है और उसकी आकृति इस चाप के बीच में मुड़ जाती है और सीधे उस सौम्य कमांडर की ओर बढ़ती है। अध्याय 499 स्टारकिन भाग 3। स्टारकिन की पिछली गति को देखते हुए तुरंत लौटना एक असंभव बात थी, लेकिन इस धनुष से पता चला कि उसके पास काफी कौशल था, जिससे उसे आक्रामक शक्ति और गति बनाए रखने में मदद मिली जो उसकी पिछली गति के सीधे आनुपातिक थी, जिससे खोई हुई गति को अधिकतम संभव सीमा तक कम किया जा सका। सोललेस कमांडर की आंखों में एक शरारती मुस्कान थी। इस बार उसने शूरवीर को चलते देखा। एक भारी तलवार उसके ठीक सामने सुनहरी रोशनी के साथ चमक रही थी। सोललेस कमांडर तुरंत यह निर्धारित कर सकता था कि उसके पास मानव के गौरवशाली स्तर के उपकरण हैं, फिर भी उसने इस शूरवीर को दूसरी नजर के लायक नहीं देखा। हालांकि स्टारलाइट यूनिकॉर्न ने इसे अच्छा बढ़ावा दिया, लेकिन इस प्रकार के जादुई जानवर की सबसे प्रसिद्ध विशेषता इसकी आक्रामक शक्ति की कमी थी। स्टारलाइट यूनिकॉर्न की उपयोगिता के लिए सबसे बड़ा निर्धारक उसके शूरवीर की ताकत थी। हालांकि केवल गौरवशाली स्तर के उपकरणों का उपयोग करने वाला एक शूरवीर, भले ही कमजोर न हो, संभवतः एक महान प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता है। और तो और उनके अपने सहयोगी ही उनके पीछे थे। दरअसल लॉन्ग हाओ चेन अपनी तलवार रिपलिंग लाइट लहरा रहे थे, जो अभी तक पौराणिक स्तर तक नहीं पहुंची थी। हालांकि गौरवशाली स्तर के उपकरण का ये टुकड़ा बहुत अच्छा माना जा सकता है। उनकी मानसिक शक्ति को गोल्ड एसेंस मोल्टेन आर्मर से बढ़ावा मिला था। लॉन्ग हाओ चेन सॉललेस कमांडर की हरकतों के साथ साथ उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव को आसानी से समझ सकते थे, और यहां तक कि उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी के प्रति घृणा और तिरस्कार के भाव को भी जान लिया था। क्या तुममें ऐसा तिरस्कार दिखाने का साहस है? इस मामले में तुम्हें मेरा बलिदान बनना चाहिए। लहरदार रोशनी उसके सिर के ऊपर उठी और अगले ही पल इस भारी तलवार से एक अतुलनीय देदीप्यमान रोशनी फूट पड़ी। ऐसी चमक सूरज की रोशनी के समान थी। इसने तुरंत ही बहुत अधिक रोशनी पैदा कर दी, भले ही इसमें प्रकाश का कोई सार न हो। लेकिन इस किरण के कारण प्रकाश, सोललेस कमांडर और उसके बाद सोललेस का ध्यान भटक गया। अगले ही पल लॉन्ग हाओ चेन के हाथ में तरंगित करने वाली हल्की तलवार नीचे की ओर आ गई। सरल और सीधी स्लैशिंग चाल में एक शूरवीर के सबसे सरल और सबसे बुनियादी कौशल का उपयोग किया गया। एक चमक, प्रकाश की सुनहरी धार प्रकट हुई, लेकिन यह अत्यंत स्वाभाविक लग रहा था, मानो इसमें कोई ऊर्जावान पदार्थ न हो। प्रकाश की इस धार को लंबा नहीं माना जा सकता था। ये केवल 3 मीटर की लंबाई तक पहुंचती थी, और इसे अवरुद्ध करने के लिए खून के रंग की भारी तलवार का उपयोग करके सोललेस कमांडर ने अनजाने में काली लौ का उत्सर्जन किया। बजना। ऐसा प्रतीत होता है कि लॉन्ग हाओ चेन और उस सोललेस कमांडर के आंकड़े एक दूसरे से आगे निकल गए हैं।
दोनों पक्षों को हवा में ही अलग होने में 1 सेकंड का समय लगा। लॉन्ग हाओ चेन का समर्थन करते हुए स्टार किंग तुरंत पीछे की ओर 7वें चरण के फील्ड के लिए सीधे दौड़ पड़ा, जबकि फील्ड कमांडर केवल आगे की ओर दौड़ता रहा। उसने पीछे मुड़ने का कोई संकेत नहीं दिखाया। जब उसकी दौड़ 200 मीटर की दूरी तक पहुंची तो वह दौड़ रुक गई और अचानक एक तीव्र काला तरल पदार्थ हवा में फूट पड़ा। मजबूत सोललेस कमांडर को बीच हवा में ही 2 टुकड़ों में काट दिया गया था और फिर वह आसमान से गिर गया। कोई गलती नहीं, वो एक त्वरित हत्या थी जिसमें केवल एक ही चोट लगी। जब से लॉन्ग हाओ चेन को इन सुलेस वंस की उपस्थिति का एहसास हुआ, तब से वह अब तक युद्ध की तैयारी कर रहा था। और एक बार जब 8वें चरण में उसकी शक्ति पावर स्टोरेज से गुजर गई तो कोई भी उसके हमलों की दुर्जय शक्ति की अच्छी तरह से कल्पना कर सकता था। लॉन्ग हाओ चेन ने स्पष्ट रूप से समझा कि उसकी पहचान उजागर नहीं की जा सकती। इस कारण से उसने उन हथियारों और तकनीकों का उपयोग करना चुना जो उसने पहले कभी राक्षसों को नहीं दिखाए थे। जिन क्षमताओं में वह मूल रूप से निपुण था, उन्हें आसानी से प्रदर्शित नहीं किया जा सकता था, और इन परिस्थितियों में उसे लड़ाई के कुछ तरीकों को बदलने की आवश्यकता थी। लॉन्ग हाओ चेन का पिछला हमला महाकाव्य स्तर के गोल्ड एसेंस मोल्टेन कवच द्वारा संचालित था, जिसने उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा को काफी बढ़ावा दिया था, और वह राजा की आध्यात्मिक ऊर्जा के जुड़ने के कारण स्पिरिट माउंटेन की स्थिति में था। स्टार हमले ने स्पिरिट माउंटेन की शक्ति को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया। उसमें से स्पष्ट रूप से अतुलनीय प्रतिभा उत्पन्न हुई। जरा सोचिए, क्या लॉन्ग हाओ चेन का पूरा झटका, जिसने 30,000 यूनिट से अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा की खपत की, कुछ ऐसा हो सकता है जिसे सोललेस कमांडर रोक सकता है? लॉन्ग हाओ चेन ने अनुभव के माध्यम से स्पिरिट माउंटेन की दुर्जय शक्ति के बारे में सीखा था। प्रकाश की देवी आर्या की शक्ति उसकी तलवार के इरादे और तलवार और उसके शरीर के बीच की कड़ी के कारण उसके दादा लॉन्ग त्यानेन की रक्षा को तोड़ने के लिए पर्याप्त साबित नहीं हुई, जो केवल एक साधारण ढाल का उपयोग कर रहे थे। गौरवशाली स्तर, और वह क्यों था? ये स्पिरिट माउंटेन के कारण था। बेशक वर्तमान लॉन्ग हाओ चेन के पास अपने दादा जितना अच्छा नियंत्रण नहीं था, जो एक छोटे से सेकंड में ये सब पूरा करने में सक्षम थे, लेकिन फिर भी स्पिरिट माउंटेन से पीड़ित होने के बाद उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा की शक्ति 3 गुना कम हो गई। आध्यात्मिक ऊर्जा की 30,000 इकाइयों को 3 से गुना करने पर इसकी आक्रामक शक्ति आध्यात्मिक ऊर्जा की 90,000 इकाइयों के मानक के बराबर होने के लिए पर्याप्त थी। रिपलिंग लाइट की विशेषता इसका दोहरा हमला था। ये सरल लग सकता है, लेकिन एक झटका जो तुरंत किसी को 2 टुकड़ों में काट सकता है, उसमें समान शक्ति कैसे हो सकती है? लॉन्ग हाओ चेन के पिछले हमले की अत्यधिक शक्ति के कारण रिपलिंग लाइट के प्रभाव पूरी तरह से प्रदर्शित नहीं हुए थे, और दूसरे हमले में केवल लगभग 30,000 यूनिट आध्यात्मिक ऊर्जा थी, लेकिन इसे पहले हमले की भयानक शक्ति में जोड़ा गया था। लॉन्ग हाओ चेन आध्यात्मिक ऊर्जा की 90,000 इकाइयां। इस तथ्य को जोड़ते हुए कि दोनों पक्ष अत्यधिक गति से आगे बढ़ रहे थे, सोललेस कमांडर की तुरंत मृत्यु हो गई। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। वास्तव में यह इस आधार पर था कि लॉन्ग हाओ चेन ने अपनी तलवार के इरादे का कुछ भी उपयोग नहीं किया था। 1.5 साल की कड़वी खेती और शक्तिशाली महाकाव्य स्तर के गोल्ड एसेंस मोल्टेन आर्मर के अधिग्रहण के बारे में कहा जा सकता है कि इसने लॉन्ग हाओ चेन को एक बिल्कुल नए पत्ते में बदल दिया है। सब कुछ वैसा ही था जैसा लॉन्ग हाओ चेन की गणना में था। जैसे ही मृत सोललेस कमांडर के शरीर के 2 टुकड़े गिरे, वह 7वें चरण के 9 सोललेस की ओर दौड़ पड़ा। अपने कप्तान को तुरंत मरते देख ये 9 इतने आश्चर्यचकित हो गए तना कोई कल्पना कर सकता है। वे पूरी तरह से दहशत में कैसे नहीं हो सकते थे। लॉन्ग हाओ चेन के भयानक हमलों ने उनका स्वागत किया। एक पल में लॉन्ग हाओ चेन अचानक स्टार किंग की पीठ से कूद गया। कोई स्पष्ट रूप से स्टार किंग के शरीर को उसकी कमर से बंधी हुई प्रकाश से बनी एक लंबी सुनहरी चेन को बाहर निकलते हुए देख सकता था। लॉन्ग हाओ चेन को किसी भी समय वापस लौटने की अनुमति देते हुए इसने बढ़ी हुई आध्यात्मिक ऊर्जा को जारी रखने की भी अनुमति दी। हवा के बीच में लॉन्ग हाओ चेन ने वास्तव में अपने आध्यात्मिक पंख नहीं खोले, बल्कि बिजली की गति से दौड़ते हुए गोली की तरह बाहर निकल गए। सुनहरी रोशनी के 3 वार एक के बाद एक छोड़े गए और खून की बड़ी लहरों के साथ करुण चीखें फूट पड़ी। इस प्रकार 7वें चरण के 9 फील्ड्स में से 6 की तुरंत मृत्यु हो गई। ये बहुत तेजी से हुआ। स्टार किंग के समर्थन से लॉन्ग हाओ चेन बिना तैयारी के भी स्पिरिट माउंटेन पर कब्जा करने में सक्षम था। अकेले इस हमले की शक्ति ही अकुशल 7th स्टेप फाइन्स के खिलाफ पर्याप्त थी, जो एक बाघ के सामने भीड़ों के झुंड की तरह समाप्त हो गया। 7वें चरण के अंतिम 3 राक्षस पूरी तरह से भयभीत थे, उन्माद में इधर उधर भाग रहे थे। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
मोटी सुनहरी रोशनी हवा में घूमती रही क्योंकि लॉन्ग हाओचेन के हमले ने उसके समकक्ष की शक्ति उधार ले ली। लगभग 1000 मीटर तक स्वतंत्र रूप से चलते हुए उसने 7वें चरण से आखिरी फील्ड का सिर बहुत स्वाभाविक रूप से अलग कर दिया। अपनी कमर पर सोने की चेन पकड़कर वह स्टारकिन की पीठ पर लौट आया। ये लड़ाई महज एक तरफा नरसंहार थी। लड़ाई की शुरुआत से लेकर अंत तक 1 मिनट से ज्यादा का समय नहीं बीता। ये हिम्मत और हिम्मत की लड़ाई थी जो हुई। क्या वास्तव में 10 फील्ड्स वाले डेमन स्लेयर रिमूवर दस्ते के खिलाफ उसका पलड़ा भारी था? एक बनाम एक मैच में वे उसकी नज़र में प्रतिद्वंद्वी भी नहीं होंगे, यहां तक कि सोललेस कमांडर भी नहीं। लेकिन सोललेस कबीले की संयुक्त बढ़ावा देने की क्षमता के बारे में मत भूलिए। यदि ये फील्ड्स अपना संयुक्त आवेग पूरा कर लेते तो लॉन्ग हाओचेन उन्हें इतनी आसानी से नहीं मार पाते। बेशक संयुक्त आवेग का अपना था परिणाम। यह विश्वास करना कठिन होगा कि 10 लोगों का एक समूह एक साथ तेजी से और बिना किसी बाधा के आगे बढ़ सकेगा। जानबूझकर उन्हें अलग करना विपरीत पक्ष के सोललेस कमांडर के खिलाफ काफी प्रभावी था। बिना समय बर्बाद किए उन्होंने उसे एक ही झटके में मारने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा की 30,000 इकाइयों का इस्तेमाल किया। न केवल सोललेस की एकजुटता पर प्रहार किया, बल्कि सबसे शक्तिशाली खतरे को भी खत्म कर दिया। लड़ाई का अगला कोर्स बहुत सरल था। उन्होंने न केवल अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, बल्कि अपने अनुभव और ज्ञान का भी इस्तेमाल किया। डेमन स्लेयर रिमूवर्स की इस टीम को निपटाने के बाद लॉन्ग हाओचेन ने जल्दबाजी नहीं की, बल्कि स्टारकिन की पीठ पर सवार होकर स्वर्ग में दूसरी दिशा में देखने से पहले शाश्वत मेलोडी में इन राक्षसों की लाशों को उठाया और फिर आगे बढ़ गए। स्टारकिन की पीठ पर प्रतिरोधी ड्रैगन माउंटेन दर्रा। लगभग 5 मीटर दूर एक दानव दूत का सिर आकाश से गिरकर कुछ ही सेकंड में अलग हो गया। लॉन्ग हाओचेन को दानव दूतों के दिमागी परीक्षण के बारे में पहले ही पता चल गया था। ये ईगल आई के समान एक कौशल था। अकेले उसने व्यक्तिगत रूप से इस दानव दूत के साथ व्यवहार नहीं किया, केवल अपनी शक्तिशाली मानसिक शक्ति का उपयोग करके उसे मृत छोड़ दिया। एकमात्र शर्म की बात यह थी कि उसने उसे कुछ योगदान अंक नहीं दिए। 8000 योगदान अंकों के लिए 8वां चरण फील्ड कमांडर और प्रत्येक 7वें चरण फील्ड के लिए 2000 योगदान अंक। ये पहले से ही 20,000 से अधिक योगदान अंक हैं। मेरी प्रतीक्षा करो सब लोग। मैं आप लोगों से जुड़ने के लिए जितनी जल्दी हो सके इन बिंदुओं को एकत्र करने की पूरी कोशिश करूंगा। क्या वे अब भी ठीक हैं? अभी भी सुरक्षित और स्वस्थ? बस मेरी प्रतीक्षा करो, तुम्हें कम से कम तब तक तो जीवित रहना ही होगा। दूरी में प्रतिरोधी ड्रैगन माउंटेन दर्रा पहले से ही दिखाई दे रहा था। लॉन्ग हाओचेन अभी भी दूर था, लेकिन कड़कड़ाती ठंड के बीच उसे दुर्गंध की गंध आ रही थी। राक्षस शहर को घेर रहे हैं। जल्दी में लॉन्ग हाओचेन ने स्टारकिन को इस युद्ध के मैदान के सामने ले जाया, जबकि अपनी आंतरिक आध्यात्मिक ऊर्जा को अधिकतम गति से स्थानांतरित करते हुए पिछली लड़ाई से उबरने के लिए प्रकाश के सार को अवशोषित किया। ये स्पष्ट था कि गोल्ड एसेंस पिघला हुआ कवच आध्यात्मिक ऊर्जा की भरपाई कर रहा था, जबकि लॉन्ग हाओचेन ने मूल रूप से पिछली लड़ाई में अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का कोई उपयोग नहीं किया था। ड्रैगन माउंटेन पास का विरोध। सभी 6 पहाड़ी दर्रों में से रेसिस्टिंग ड्रैगन माउंटेन दर्रा सबसे असाधारण था। रक्षात्मक पहलुओं के संबंध में ये सबसे अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इसे पूरी तरह से पहाड़ को आधार के रूप में उपयोग करके स्थापित किया गया था, जबकि मुख्य इमारतें पहाड़ के अंदर थीं। पर्यावरण को देखते हुए दानव देवता सम्राट भी शायद ही थोड़े समय में वहां से गुजर पाएंगे। हालांकि रेजिस्टिंग ड्रैगन माउंटेन दर्रा भी जीना सबसे कठिन था। दुश्मन सिर्फ इलाके की अत्यधिक ठंड से प्रभावित नहीं थे। रेजिस्टिंग ड्रैगन माउंटेन पास के अधिकारी और सैनिक भी खराब मौसम से प्रभावित हुए। यहाँ जीवन नीरस और उबाऊ था। युद्ध के बाहर सब कुछ काला होता। कोई केवल पहाड़ के अंदर ही रह पाएगा, लेकिन ऐसी कठिन परिस्थितियां केवल शूरवीरों के दृढ़ स्वभाव और मजबूत संविधान को बढ़ाने में योगदान देंगी। अध्याय 500 लंबे रिटर्न। दर्रे के सामने एंड्योरिंग ड्रैगन माउंटेन 200 मीटर लंबी ढलान थी, जो पूरे साल बर्फ और बर्फ से ढका रहने वाला एक बहुत ही उबड़ खाबड़ इलाका था। इसका प्रवेश द्वार एक प्राकृतिक किले के रूप में कार्य करता था। केवल पवित्र युद्ध के आधे वर्ष का अनुभव करने के बाद प्रतिरोधी ड्रैगन माउंटेन पास के वर्तमान रक्षात्मक हथियार ज्यादातर राक्षसों के हाथों नष्ट हो गए थे, या उन्हें रखने के लिए जादुई जानवरों के क्रिस्टल भंडार थे अपर्याप्त। वे अब राक्षस के आक्रमण का विरोध करने के लिए पूरी तरह से मनुष्य की शक्ति पर भरोसा कर रहे थे। दूरी में 8 राक्षस देव स्तंभ क्षितिज पर चमक रहे थे, रोशनी बिखेर रहे थे। राक्षस सेना ज्वार की तरह बह रही थी, प्रतिरोधी ड्रैगन पर्वत की ओर बढ़ रही थी। दानव देवता सम्राट के लिए यह उचित था कि उसने मृत्यु दानव देवता समीनागा को प्रतिरोधी ड्रैगन माउंटेन पास के कमांडर के रूप में नियुक्त किया था।
जमीन से हमला करना वास्तव में एक वास्तविक चुनौती थी, इसलिए हवाई हमलों की संभावना कहीं बेहतर थी। सॉललेस न केवल उड़ने में कुशल और शारीरिक रूप से मजबूत थे, बल्कि उनके कुल के लोग भी असंख्य थे। पार्श्विक बल से दानव देवता सम्राट शैतान ड्रैगन कबीले के अलावा सॉललेस कबीला सबसे अच्छा था। आखिरकार स्टार दानव और चंद्रमा दानव सॉललेस दानवों से तुलना करने में सक्षम नहीं थे। इसलिए अनुभव इकट्ठा करने के लिए दोनों पक्षों द्वारा 1 वर्ष तक बार बार परीक्षण हमलों और रक्षात्मक लड़ाइयों से गुजरने के बाद अब अधिकांश लड़ाइयां टेम्पल एलायंस द्वारा राक्षस सेनाओं के संयुक्त हवाई और जमीनी हमलों का सामना करने के बारे में थीं। जमीन पर हमले का नेतृत्व करने वाले एकमात्र लोग मुख्य रूप से दानव भेड़िए और दानव भालू थे। यह उनके चढ़ाई के अनुभव के कारण नहीं, बल्कि उनकी ठंड झेलने की क्षमता के कारण था। उत्तरी भूमि की इस कड़कड़ाती ठंड के कारण पवित्र युद्धों की शुरुआत के बाद से राक्षसी ताकतों को गंभीर नुकसान हुआ था, लेकिन निरंतर सुदृढ़ीकरण के माध्यम से प्रतिरोधी ड्रैगन माउंटेन दर्रे पर लगभग पूरी तरह से ठंड प्रतिरोधी सैनिकों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया था। दानव भेड़िए राक्षसों के बीच एक शक्तिशाली कबीला थे। इंसानों की तरह खड़े होकर उनका सिर भेड़िए जैसा था और उनके चारों अंगों के हाथों पर नुकीले पंजे थे। जैसे जैसे वे दीवारों पर चढ़ते गए, उनके पंजे बर्फ के संपर्क में आने से चटकते रहे। राक्षसी भेड़ियों की तुलना में राक्षसी भालुओं को चढ़ाई करने में कठिनाई हुई। उनके पास अत्यधिक ताकत थी, लेकिन चढ़ाई करते समय उन्हें बर्फ में छेद बनाने और अपना संतुलन बनाए रखने के लिए अपने पंजों की आवश्यकता होती थी, जिससे प्रक्रिया धीमी हो जाती थी। लेकिन किसी को यह नहीं भूलना चाहिए कि प्रतिरोधी ड्रैगन माउंटेन पास के क्षेत्र से बाहर रहने वाले 8 महान दानव देवताओं में से दानव भालू के दानव देवता वेलेफो अपनी मुख्य शक्ति के साथ थे। उनके पर्यवेक्षण और नेतृत्व के साथ दानव भालू ने आदेशों का पालन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अपनी महान शक्ति का उपयोग करते हुए वे लगातार अपना रास्ता बनाते गए, जबकि स्वर्ग की स्थिति के कारण ये सॉललेस के लिए सेटिंग थी। सर्वव्यापी फाइंड्स ने हवा से लगातार प्रतिरोध करते हुए ड्रैगन माउंटेन पास पर हमला जारी रखा। छठे का सॉललेस कदम या उससे अधिक ऊंचाई पर उड़ने की क्षमता थी, लेकिन वे बहुत अधिक वजन भी सहन कर सकते थे। अक्सर किसी को कुछ सॉललेस को केवल उड़ने की क्षमता वाले लोगों द्वारा ले जाते हुए देखा जाएगा। राक्षस, दानव भालू और दानव भेड़िए, इन 3 जातियों के महान लड़ाकों द्वारा किए गए हमलों ने प्रतिरोधी ड्रैगन माउंटेन पास के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर दिया। लेकिन फिर भी 6 महान मंदिरों के नेता के रूप में नाइट टेम्पल के पास स्थिति के लिए पूरी मात्रा में ट्रैप कार्ड थे। शहर के ऊपर बड़ी संख्या में पूरी तरह से सशस्त्र शूरवीरों को पंक्तिबद्ध किया गया था, जो एक चमकदार रोशनी से चमक रहे थे जिसने एक सुरक्षात्मक बाधा का रूप ले लिया था। उन्होंने राक्षसों के आक्रमण के बाद आक्रमण को रोक दिया था। मनुष्य के लिए सबसे संतुलित व्यवसाय वास्तव में शूरवीरता है। शूरवीर कुछ हल्के जादू का उपयोग करने में सक्षम थे, साथ ही हाथापाई के हमलों में भी माहिर थे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वे उपचार जादू का उपयोग कर सकते थे। इसलिए युद्ध में अन्य व्यवसायों को पूरा करने के बिना भी शूरवीर स्वयं की रक्षा करने और दुश्मन को मारने में काफी सक्षम है। उसी समय नाइट टेम्पल के पास गठबंधन में सबसे बड़ी वायुसेना थी, जो इसकी शक्तिशाली एयर नाइट रेजिमेंट है। उनके माउंट प्रकार के आधार पर एक शूरवीर 5वें चरण तक पहुंचने के बाद एयर नाइट या अर्थ नाइट बनने में सक्षम होगा। दूसरे शब्दों में, एयर नाइट रेजिमेंट केवल 5वें चरण या उच्चतर के शूरवीरों से बनी है, जिनकी कुल संख्या 10,000 से अधिक सदस्यों तक पहुंचती है। ये बल नाइट टेम्पल की सेना का मुख्य आधार है। लेकिन जब ये पवित्र युद्ध जारी रहा तो वायु शूरवीरों की संख्या घटती रही। अब उड़ान और युद्ध कौशल बनाए रखने वाले एयर नाइट्स की संख्या 7,000 से भी कम है। और ऐसा केवल इसलिए था क्योंकि वे प्रकाश विशेषता समर्थन जादू के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता वाले लक्ष्य थे। इसके अलावा उनका उपयोग केवल तब किया गया जब सबसे बड़े हत्या वाले हथियार या रक्षा उपकरण बेकार हो गए, तब से वे युद्ध में मुख्य ताकत बन गए। यदि कोई ऊपर से स्थिति को देखे तो वह स्पष्ट रूप से देख सकता है कि दोनों पक्ष स्पष्ट रूप से सोने और काले रंग से प्रकाशित थे, एक दूसरे का सामना कर रहे थे। संख्या के संदर्भ में फीनिक्स का पलड़ा भारी था, वे एयर नाइट्स की तुलना में दोगुने थे, और सबसे भयानक बात यह थी कि कुछ फीनिक्स की पीठ पर इन्फेनो दानव थे। इन्फेनो डेमन्स के पास बहुत शक्तिशाली जादू था और वे लंबी दूरी के जादू करने में माहिर थे। इसलिए वायु दानव सेनाएं वायु शूरवीरों की नजदीकी सीमा तक पहुंचने की जल्दी में नहीं थी। लड़ते समय राक्षस पक्ष ने केवल कुछ छोटे राक्षसों और महान राक्षसों को ही बाहर भेजा था, क्योंकि उड़ने की क्षमता रखने वाले केवल वही लोग थे जो दूरस्थ मंत्रों का उपयोग करके इन्फेनो राक्षसों का बचाव कर रहे थे।
एयर नाइट रेजिमेंट समय से पहले आगे नहीं बढ़ी क्योंकि इन्फिनो दानव और उनके अभिभावक उड़ने वाले एकमात्र राक्षस नहीं थे। शूरवीरों के लिए सबसे महत्वपूर्ण मिशन पहाड़ी दर्रे की रक्षा करना और जोखिम न उठाना था। हवाई शूरवीरों की घुड़सवारी बहुत एक समान थी, जिसमें केवल एकीकृत और विद्वान स्वर्गीय घोड़े शामिल थे। पांचवें चरण के जादुई जानवरों की दौड़ और टिप की एक उप प्रजाति के रूप मैन्या गेंडा पूरी तरह से सफेद होते हैं। उनके सिर के ऊपर एक सींग नहीं होता है और वे क्षितिज पर उड़ने के लिए अपने सफेद पंखों की जोड़ी पर निर्भर होते हैं। यूनाइटेड एयर नाइट रेजिमेंट में भी अपने घुड़सवारों के साथ गहरी आपसी समझ थी। उनकी युद्ध सेनाएं शूरवीरों और स्वर्गीय घोड़ों के बीच साझेदारी में सबसे विश्वसनीय थीं। इसलिए संतुलित लड़ाइयों में राक्षस निश्चित रूप से एयर नाइट्स का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। एयर नाइट रेजिमेंट के अग्रिम मोर्चे पर चांदी और सुनहरे रंग के शूरवीरों का एक समूह खड़ा था। कम से कम 6 गोल्ड एसेंस फाउंडेशन नाइट्स और लगभग 100 मित्रिल फाउंडेशन नाइट्स ने एयर नाइट रेजिमेंट का नेतृत्व करने वाले इस समूह का गठन किया। ऐसा लग रहा था कि दोनों पक्ष एक स्पष्ट समझौते पर पहुंच गए हैं, क्योंकि उनके 9वें चरण के ताकतवरों में से कोई भी युद्ध के मैदान में दिखाई नहीं दिया। केवल 8वें चरण के सैनिक ही युद्ध के मैदान में मौजूद थे। पवित्र प्रकाश की अपार बाधाएं आकाश में दिखाई दी, एक के बाद एक इन्फिनो राक्षसों के जादुई अवरोध का सामना किया। एयर नाइट्स रेजिमेंट ने शुरू से अंत तक एक मजबूत संरचना बना रखी, जो किसी भी क्षण युद्ध में जाने के लिए तैयार थी। उनकी पवित्र प्रकाश बाधाओं को अभेद्य सुरक्षा के रूप में वर्णित किया जा सकता है। लॉन्ग तियानयिंग प्रतिरोधी ड्रैगन माउंटेन पास सिटी के ऊपर सबसे ऊंचे क्षेत्र में खड़ा था। शहर 3 परतों से बना था। सबसे निचली परत सबसे चौड़ी थी, जहां शूरवीरों की सेना युद्ध कर रही थी। दूसरी परत जादूगरों के लिए थी, जो सभी बर्फ तत्व में विशेषज्ञ थे। रेजिस्टिंग ड्रैगन माउंटेन दर्रे पर इन जादूगरों के अलावा मौजूद अन्य मंदिरों से कोई सुदृढ़ीकरण नहीं है। ये नाइट टेम्पल का महान चरित्र और निर्विवाद अखंडता थी, जिसने अन्य 5 मंदिरों को आपस में सहायता प्रदान करने को प्राथमिकता दी। लॉन्ग तियानयिंग के पीछे 30 से अधिक लोग खड़े थे। उनमें से आधे सोने के सार पिघला हुआ कवच पहने हुए थे और अन्य आधे कम से कम पौराणिक स्तर तक पहुंचने वाले कवच में थे। बिना किसी संदेह के वे नाइट टेम्पल के सच्चे हृदय थे। उनमें से प्रत्येक पूरी तरह सुसज्जित था और किसी भी समय युद्ध में शामिल होने के लिए तैयार था। ध्यान दें, एयर नाइट रेजिमेंट को लगभग 100 मीटर की ऊंचाई तक नीचे जाना होगा और ग्लोरियस हेलो और थॉर्न हेलो को छोड़ना होगा। लॉन्ग तियानयिंग की कठोर आवाज सुनाई दी। उनकी दृष्टि ऊपर चढ़ते राक्षसी भेड़ियों और राक्षसी भालुओं पर केंद्रित थी। इसमें कोई संदेह नहीं है, जब डेमन बियर्स का पहला जत्था शहर की दीवारों को पार करेगा, वही समय होगा जब फीन्स हवाई हमला शुरू करेंगे। राक्षसों को पूरी तरह से पता था कि मनुष्य उनकी लड़ाई के तरीकों के बारे में जानते हैं, और फिर भी उन्होंने कभी अनुकूलन नहीं किया। हवाई और जमीनी सैनिकों के बीच समन्वय स्थापित करना हमेशा सबसे अच्छा तरीका था। ठीक इसी समय 8 दानव देव स्तंभों की चमक चमक उठी और कोई भी मंद मंद देख सकता था कि इन 8 दानव देव स्तंभों के भीतर 8 राक्षस प्रकट हुए। सबसे चमकीले स्तंभ पर दिखाई देने वाला एकमात्र व्यक्ति भूरे बाल वाला था। भूरे कवच में एक लंबा पीला आदमी दूर से लॉन्ग तियानयिंग को देख रहा था। ये दानव देवता घातक शांति से भरा हुआ था। उसकी आंखें चमकदार सफेद थीं और उसका चेहरा काफी सुंदर लग रहा था। इसकी पीठ पर विशाल भूरे पंखों का एक जोड़ा फैला हुआ है, जिसकी चौड़ाई 20 मीटर से भी अधिक है। हालांकि वे आकर्षक नहीं थे, दूरी उसकी पीठ पर गहरे भूरे रंग की चमक के साथ उसने एक प्रकार की अप्रतिरोध्य दमनकारी भावना प्रकट की। लॉन्ग तियानयिंग की आंखें भी चमक उठीं और उनमें रोशनी की सुनहरी चमक दिखाई दी। जैसे ही उसने अपने हाथ अपनी पीठ पर रखे, उसका शरीर धीरे धीरे जमीन से ऊपर तैरने लगा। उसकी पीठ से अचानक एक नीली और सुनहरी चमक फूट पड़ी, जिसमें प्रकाश की एक विशाल नीली सुनहरी किरण ऊपर उठी। आदेश और कानून का सुंदर दिव्य सिंहासन धीरे धीरे नियंत्रण और संयम के दिव्य शूरवीर लॉन्ग तियानयिंग की पीठ पर दिखाई देने लगा। जैसे ही दिव्य सिंहासन प्रकट हुआ, संपूर्ण रेजिस्टिंग ड्रैगन माउंटेन पास और एयर नाइट रेजिमेंट सभी ने गगनभेदी जयकारे लगाए। नाइट टेम्पल के लिए दिव्य सिंहासन केवल एक दिव्य उपकरण नहीं थे, बल्कि संपूर्ण नाइट कोर के नैतिक स्तंभ थे। जब तक दिव्य सिंहासन अस्तित्व में रहेंगे, वे आत्मविश्वास के साथ किसी भी शक्तिशाली शत्रु का सामना करने में सक्षम होंगे। मृत्यु के दानव देवता समीनागा ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और जोर से बुदबुदाया, ये दिव्य सिंहासन काफी कष्टकारी है। पास में कांस्य रंग की त्वचा और पीली आंखों वाला एक हट्टा कट्टा आदमी उसे सम्मानपूर्वक देख रहा था। क्या मुझे जाना चाहिए? ये छठा राक्षस देवता वेलेफोर था।
यदि कोई केवल उसके बाहरी स्वरूप को देखे तो यह व्यक्ति एक मजबूत मानव योद्धा जैसा प्रतीत होगा। उनके कद की तुलना उनके कुल के लोगों की ऊंचाई से मुश्किल से ही की जा सकती है। समीनागा ने अपना सिर हिलाया, ये लोंग त्यानिंग एक आसान प्रतिद्वंद्वी नहीं होगा। आमने सामने की लड़ाई में मुझे यकीन नहीं है कि मैं उसे मार पाऊंगा। उनका दिव्य सिंहासन बहुत कष्टकारी है। तुम्हें जाने देने से उसके जाने से बेहतर परिणाम नहीं मिलेगा। और इसके अलावा नाइट के मंदिर में सुरक्षा और दया का दिव्य सिंहासन भी मौजूद है। उससे निपटना और भी कठिन होगा। इसे सबसे बड़ी मानवीय शक्ति कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। चूंकि महामहिम हमें एक लंबा युद्ध छेड़ने का आदेश दे रहे हैं, इसलिए हमें हर चीज के साथ युद्ध नहीं करना चाहिए। जैसे ही उसने ये कहा, उसके अंदर की भयंकर लड़ाई का इरादा खत्म हो गया, क्योंकि उसने लोंग तिया नयिंग का सामना करना जारी रखा। उनमें से किसी ने भी हमला शुरू करने की पहल नहीं दिखाई। ठीक इसी समय दानव भालू ने अंततः शहर की दीवारों को पार करना समाप्त कर दिया। दानव भेड़ियों ने उन्मत्त, लगभग आत्मघाती हमले शुरू कर दिए। उसका लक्ष्य सरल था, सभी दानव भालुओं को सुरक्षित रूप से शहर के शीर्ष तक पहुंचने देना था। दानव भालू की रक्षात्मक शक्ति और शक्ति के साथ, जब तक वे शहर की दीवारों पर अपनी पकड़ बनाए रखने में सक्षम थे, ये निश्चित रूप से नाइट मंदिर पर एक बड़ा झटका देगा। एयर नाइट रेजिमेंट से लगभग 100 मीटर की ऊंचाई तक जाने वाली पवित्र रोशनी की संरचनाओं ने शक्ति प्राप्त की, और कई एयर नाइट्स की एक साथ रिहाई के कारण बैंगनी सुनहरे कांटेदार हेलोस के साथ साथ नीले सुनहरे शानदार हेलोस अविश्वसनीय रूप से उज्ज्वल हो गए। इसके अलावा ये प्रभामंडल शहर पर कब्जा करने वाले शूरवीरों के सिर पर भी चमक रहे थे। हान यू उनमें से एक था। उसके बाएं हाथ में एक भारी सुनहरी ढाल थी और उसके दाहिने हाथ में उसका स्कारलेट सैवेज था। ढाल पर हमला करते हुए उसने बेरहमी से एक दानव भालू पर हमला कर दिया, जिसने अभी अभी दीवारों को फांदना पूरा किया था। दानव भालू भी सख्त था। उसने अपनी दोनों भुजाओं से अपने शरीर को सहारा दिया। उसने हान यू के साथ नजदीकी लड़ाई में प्रवेश किया। एक तेज धमाके के साथ दानव भालू और हान वाई एक हिंसक टक्कर से आपको पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि स्कारलेट सैवेज पहले ही चार्ज कर चुका था। ये वर्तमान में एक सफेद पवित्र तलवार की गर्मी विकीर्ण कर रहा था। पौराणिक स्तर पर भारी तलवार और पवित्र तलवार कौशल के संयोजन का आसानी से विरोध नहीं किया जा सकता था, यहां तक कि दानव भालू के शारीरिक प्रतिरोध के साथ भी। वर्तमान में हालांकि दोनों के शारीरिक गठन के बीच एक अंतर था। हान यू की बाहरी आध्यात्मिक ऊर्जा दानव भालू से बहुत कम नहीं थी। ड्रैगन क्रिस्टल जलसेक में स्नान करने के बाद और फॉरेस्ट बोआ ट्रेनिंग पिल के प्रवर्धन के साथ हान यू की बाहरी आध्यात्मिक ऊर्जा बिल्कुल भी उसकी आंतरिक आध्यात्मिक ऊर्जा से कम नहीं थी। यही कारण था कि 64वें कमांडर ग्रेट डेमन हंट स्क्वाड के सभी सदस्य कई लड़ाइयों से गुजरने के बाद भी जीवित रहे। उग्र दहाड़ के साथ दानव भालू दीवार पर चढ़ने में कामयाब होते ही वापस गिर गया और पूरी तरह से क्रोधित हो गया। उसके हाथ में लोहे का हथौड़ा सीधे स्कारलेट सैवेज को निशाना बनाते हुए घुमाया गया। ठीक उसी क्षण दोनों के बीच एक रेखा आ गई। वह एक शूरवीर था जिसे शत्रु की शक्तिशाली सेना ने उड़ते हुए भेजा था। दानव भालू के हाथ में हथौड़ा बिना किसी हिचकिचाहट के गुजरता रहा, लेकिन हान यू बेहद आश्चर्यचकित था। वह दानव भालू की तुलना में प्रतिक्रिया करने में तेज था, लेकिन अगर उसका हमला जारी रहा तो स्कारलेट सैवेज निश्चित रूप से अपने साथी के शरीर पर हमला करेगा। अपने साथी सैनिकों के प्रति अपनी गहरी भावनाओं के साथ वह कैसे जारी रख सकते थे? ये सब बहुत तेजी से हुआ। स्कारलेट सैवेज पहले ही आधे रास्ते तक पहुंच चुका था। यदि वह अपनी ताकत वापस लेने की कोशिश करता तो वह दुष्प्रभाव से पीड़ित एकमात्र व्यक्ति होता और वह साथी सैनिक शायद ही दानव भालू द्वारा कुचले जाने से बच पाता। लेकिन अगर हमला जारी रहा तो उसका साथी शूरवीर उसके हाथों मर जाएगा। युद्ध के बाद से ये पहली बार था जब हॉन यू को इतने कठिन विकल्प का सामना करना पड़ा था। ये बहुत तेजी से हो रहा था, जिससे उसे निर्णय लेने के लिए बहुत कम समय मिल रहा था। एक झिलमिलाती सुनहरी रोशनी चमकी और जैसे ही अचानक गिरता हुआ शूरवीर प्रकट हुआ, वह प्रकाश की चमक में गायब हो गया। उसी क्षण असंख्य सुनहरी रोशनियां फूट पड़ी। 100 मीटर के दायरे में सब कुछ सुनहरी रोशनी से ढका हुआ था। अपनी सीमा के भीतर सभी राक्षसी भेड़िए और राक्षसी भालू गेहूं की तरह ढहते हुए खून उगलते हैं। हॉन यू की आंखें नम हो गईं और जोर से चिल्लाने लगी, कैप्टन, वापस करना। क्या ये 64वें दस्ते के इकट्ठा होने का समय था?